अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हस्ती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूँ आपकी मेज़बान मानूर कुरैशी और मेरे साथ है अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सुबह पाकिस्तान की एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं हूँ रिजवान अली अहमद और हमें यकीन है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। पंजाब बारा इलाकों में धुंध के डेरे और इसके अलावा बाकी पाकिस्तान में मौसम खुश्क। मौसम की सूरत हाल हमारी ज़िंदगी की सूरत हाल से बहुत रिलेट करती है, बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। लेकिन इस खुश्क मौसम में हमने अपने आप को खुश्क नहीं होने देना, अपने जज्बात को खुश्क नहीं होने देना, अपने आप को एनर्जेटिक रखना है। और इसी एनर्जी के साथ हम भी आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नई एपिसोड के साथ। और आज हम बात करेंगे बहुत सारे डिफरेंट मौज़ूआत पर। सबसे पहले तो कुछ सियासत पर बात करेंगे। सियासी सूरत हाल काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, वीकेंड था, 3 दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो इस दौरान क्या कुछ हुआ है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उन चीज़ों के हवाले से भी बात की जाएगी और कुछ दिलचस्प और अजीब चीज़ें भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। लेकिन जिस तरह सियासत के हवाले से बात करें, मौसम के हवाले से बात करें, तो धुंध तो है लेकिन उसमें एहतियात ये करनी है आपने कि थोड़े से मार्जिन से निकलना है, क्योंकि जब धुंध होती है तो ऑब्वियसली ट्रैफिक का फ्लो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा मार्जिन से निकलें ताकि जो आप अपनी मंजिल पे पहुंच रहे हैं वो टाइम से पहुंच जाए, लेट ना हो। क्योंकि जब आप लेट होते हैं तो ऐसे आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं कि शायद मैं पहुंच सकूं या ना पहुंच सकूं। इसके नतीजे में बहुत से एक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि हम देख रहे होते हैं हाईवेज़ पे। तो आपने एहतियात करनी है, थोड़ी मार्जिन से निकलना है, वेदर फोरकास्ट देखनी है। जिस दिन धुंध ज़्यादा हो उस दिन आप थोड़े मार्जिन से निकलें। इसी तरह जिस तरह हम मौसम के हवाले से बात कर रहे थे और अपनी ज़िंदगी के हवाले से बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें रिलेट कर रही होती हैं। तो जहां आपको लगे कि ज़िंदगी में भी धुंध छा रही है कहीं, तो थोड़े मार्जिन से हर काम करें और देखेंगे सेफ साइड क्या होती है। लेकिन एक जगह है जहां पे सेफ साइड नहीं देखी जाती और रिस्क होता है बहुत बड़ा, वो हमारी ज़िंदगी तो है लेकिन सियासत भी है। और सियासत के मैदान में हम देख रहे हैं कि बहुत से लीडर्स रिस्क ले भी रहे हैं, बहुत से लीडर्स जो है ज़रा एडजस्ट होकर चल रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से काम कर रहे हैं कि सेफ साइड पे जाना है। उन्होंने अपनी पार्टी को भी देखना है, उन्होंने रियलिटी को भी देखना है, उन्होंने अवाम की सपोर्ट को भी देखना है। तो पाकिस्तानी सियासत के हवाले से बात करें, 8 फरवरी के इंतखाबात ऑब्वियसली उसकी तैयारियां जारी हैं और उसकी तैयारियों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो या कोई और पार्टी हो जो कि ऑन ग्राउंड अपनी तहरीक नहीं चला रही, ऑन ग्राउंड नहीं कर रही है कैंपेन, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और इस हवाले से आपको ये भी बता दें कि मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ ने कहा है कि ये इंतखाबात जीतने के लिए नहीं बल्कि अवाम को महंगाई से निजात दिलाने की जंग है। इंतखाबी सरगर्मियों से मुतल्लिक मुशावरती इजलास हुआ जिसकी सदारत मरियम नवाज ने की। और अगर दूसरी जानिब रुख करें पीपल्स पार्टी का, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को मुल्की मसाइल पर मुनाजरे का चैलेंज देते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, नून लीग का वजारत उज़्मा का उम्मीदवार टीवी पर आकर उनके मुल्की मसाइल पर बहस करें। सो इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और ये भी बात की गई कि लाड़काना और नारोवाल को अगर कंपेयर करें तो आपको पता चल जाएगा कहाँ तरक्की हुई है। बिल्कुल जी। और इस हवाले से बात करेंगे सियासी सूरत हाल पर। दूसरी जानिब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर चुकी है। तमाम सियासी जमातों की जानिब से ऑलमोस्ट सियासी अखाड़े के लिए अपने जितने भी मंझे हुए पहलवान को टिकट जारी किए गए हैं, मैदान में उतार दिया गया है। और अब इसी पर बात करेंगे हम सज्जाद मीर साहब से। हमारे साथ मौजूद हैं आप स्काइप के ज़रिए। सज्जाद मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सज्जाद मीर साहब से बात करेंगे और साथ साथ बता चलें कि जिससे बात कर रहे थे मुख्तलिफ सियासी जमातों की, तो कल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से कराची में एक बहुत बड़ा जलसा भी किया गया है। और इस जलसे से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने खिताब भी किया है। और आइंदा की सियासत के हवाले से दूसरी जानिब अगर हम जमात इस्लामी की बात करें तो जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक भी मुल्क गिर इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर चुके हैं और अपने कारकुनों से, अपने वोटर्स को मुखातिब कर रहे हैं, हल पेश कर रहे हैं कि क्या हल हो सकता है आइंदा इंतखाबात में, अगर उनको मौका मिलता है तो वो क्या करेंगे। इंतखाबी मंशूर के साथ साथ बहुत सारे ऐसे ऐलानात किए जा रहे हैं सियासी जमातों की जानिब से जो अवाम सुनना चाहते हैं, जो लोग सुनना चाहते हैं, उनके मसाइल हैं और उनके मसाइल का हल भी पेश किया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि जिस तरह आपने कहा कि लोग सुनना चाहते हैं, क्राउड पुलर भी वही लीडर होता है जो कि वो बात करे जो अवाम सुनना चाहती है। लेकिन क्या उस चीज़ में रियलिटी है या नहीं है? जिस तरह कहा जा रहा है कि इतने जो है बिजली के यूनिट्स फ्री दिए जाएंगे, सोलर पैनल्स पे आएंगे, लेकिन रियलिटीज़ की क्या होगी, इस हवाले से भी हम बात करते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में एक्सपर्ट भी मौजूद होते हैं। लेकिन अवाम क्या चाहती है, ये बहुत मैटर करता है कि अवाम किन बेसिस पे अपने पॉलिटिकल लीडर को चुनेगी, उसका इंतखाब करेगी। और इस हवाले से सरवत हिना ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। आम
इंतखाबात फरवरी 2024 में होने जा रहे हैं और एक नई हुकूमत वजूद में आएगी। पाकिस्तानी अवाम अपने वोट के ज़रिए मुंतखब करदा हुकूमत से क्या कहना चाहती है, आइए जानते हैं। जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको चाहिए कि अवाम को देखें, सियासी मामलात एक साइड पे रख के अपनी परफॉर्मेंस दें, अपना दिखाएं कि इनमें क्या क्वालिटी है कि ये आगे अवाम को किस तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। जो नई हुकूमत आ रही है उसके बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ कि मतलब है कि अल्लाह करे कि वो गरीबों के लिए कुछ अच्छा करें। इलेक्शंस कम से कम फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हों। ये है बेहतर बात कि अगर कोई जीते या हारे या जीत के जैसी भी कोई पार्टी आती है उनको चाहे कि अवाम का ख्याल करे। ये अवाम है तो पाकिस्तान है। मेरी आने वाली हुकूमत से यही उम्मीद होगी कि वो एक तो रूल ऑफ लॉ के लिए वर्क करेंगे और जो गरीब अवाम महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं इसके लिए वो इक़दाम उठाएंगे। अल्लाह मियाँ अच्छा हुक्मरान लाए ताकि मुल्क के लिए अवाम के लिए बेहतर हो। जो भी लीडर हमारा आए कोई ऐसा रिलीफ लेके आए, अवाम जो गरीब अवाम है उनके लिए कोई बेहतरी आए, बिजली गैस जितनी भी महंगाई हुई है इसमें खुद थोड़ी कमी लेके आए। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। हमने सन 2000 से आज तक कई हुकूमतें और कई चीज़ें देखी हैं, तो अल्लाह करे नई गवर्नमेंट जो भी आती है, जिसकी पार्टी की भी आती है, हमें इससे कुछ नहीं है, लेकिन ये कि मुल्क का निज़ाम चले। पाकिस्तान की आबादी का निस्फ से ज़ायद हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है और मेरे साथ इस वक्त कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये कैसी हुकूमत चाहते हैं। मेन यही है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पर गवर्नमेंट लेवल पर जो है उसको प्रॉपर अलाइनमेंट देखें कि कहाँ कहाँ पे हम लैग करें और कहाँ कहाँ नहीं। एक पुरसकून ज़िंदगी के लिए आपको पता है बेसिक नेसेसिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करना एक गवर्नमेंट का और एक अच्छी गवर्नमेंट का ही काम होता है। न्यू गवर्नमेंट का हमें ये उम्मीद है कि वो फीमेल्स के लिए काम करें। गवर्नमेंट को हम कहते हैं कि बस कोई भी आ जाए ना, हमारे को ये बस महंगाई ख़त्म हो जाए। शहरियों का कहना है कि जो भी हुकूमत इक़्तिदार में आए वो अवामी मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए तरजीही बुनियादों पर इनके हल के लिए न सिर्फ पॉलिसीज़ मुरतब करे बल्कि इन पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाए। और लोग क्या चाहते हैं उनके मसाइल का हल हो, और इंतखाबी मुहिम के दौरान मसाइल के हल के हवाले से भी मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपने अपने मंशूर रखे हैं और आवाम के सामने वो पेश भी कर रहे हैं। सजाद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सजाद मीर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, अब तो वक्त बहुत कम रह गया है, गालिबन 17 दिन बाकी हैं और 8 फरवरी आए कि आए इंतखाबी मुहिम भरपूर जौबन पर पहुंच चुकी है। ये बात दोस्त कह रहे हैं और अब तो कुछ रौनक लग रही है। लाहौर में भी बिलावल का जलसा हुआ है, इत्जाज हासन भी बोले हैं, चॉइस सरवर भी बोले हैं, खासी रौनक महसूस होती थी। ये अच्छी बात है। और मुस्लिम लीग नून भी निकली हुई है, हाफिजाबाद में भी जलसा किया है, एक जगह और जलसा भी किया है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी उसमें एक्टिव थे। शहबाज शरीफ जहाँ मीटिंग पर मीटिंग किए जा रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, उनके सुबह कुछ काम और लगे हुए होंगे वो कर रहे हैं। और पीटीआई के जो लोग हैं जो कि बज़ाहिर कहते हैं इवन प्लेइंग ग्राउंड नहीं मिल रहा, वो भी खासे एक्टिव हैं। जगह जगह कोर्ट में भी जा रहे हैं, अदालतों में भी जा रहे हैं, अपने इलाके में भी जा रहे हैं, अपने भाई बंदों को भी खड़ा कर रहे हैं। हर आदमी का भाई बंदा चचा वो भी मैदान में है। वो पूरा वो जो एक हमारी इलेक्शन की फजा होती है वो कायम हो गई है। अपने करीबी लोगों का आदमी फिर ही खड़ा करता है जब उसे उम्मीद हो कि जीता जा सकता है। तो ये जीतने के लिए सब लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो असेंबली में होंगे या उनके साथी असेंबली में होंगे, उनके लोग रिश्तेदार असेंबली में होंगे और वो असेंबली को अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकेंगे। देखना ये है कि इस बार भी वो अपने और अपने ख़ानदान की मर्जी के मुताबिक चलाते हैं। सिर्फ 2 पार्टियाँ नहीं, सारी पार्टियाँ। मौलाना फजल रहमान का भी देखिए, उनके भी अपना बेटे और दोनों बेटे और पता नहीं भाई सब इसमें हैं कि चंद ख़ानदान होते हैं जो सियासत करते हैं। पाकिस्तान में नहीं, जनूबी एशिया में नहीं, दुनिया में नजर आता है कुछ लोग जो खानदानों की गोया जीन में होती है सियासत, वही सियासत में आगे आते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही उनकी तरबियत होती है जो उनको घर से मिलती है। कोई अकेडमियाँ तो होती नहीं इसकी। अकेडमियाँ तो कोई सिविल सर्विस की होती हैं, अकेडमियाँ तो कोई फौज की होती हैं, अकेडमियाँ तो कोई अगर आपने ट्रेनिंग लेनी चाहिए कोई डिग्री लेने के लिए तो उसके लिए प्राइवेट इंतजाम होता है। लेकिन इस काम के लिए तो आपको ऑन फील्ड जीतना पड़ता है और उसका बेहतरीन तरीका यही होता है कि ग्राउंड रूट ग्रास लेवल पर आपकी ट्रेनिंग हो। और वो ग्रास लेवल पर ट्रेनिंग जो होती है बल्दियाती निज़ाम से या शहरी हुकूमत से होती है कि एक बंदा अभी नया आता है तो उसको काउंसलर बना दिया जाता है, उसकी तरबियत हो, फिर अगला स्टेप चले, फिर तीसरा स्टेप चले, फिर चौथा स्टेप चले। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये हो नहीं रहा। चुनांचे खानदानों के अंदर ही तरबियत होती है और वही खानदान के लोग जो सामने आते हैं
اور خاصی رونق لگی ہوئی ہے. لگتا ہے کہ 2 ہفتے ہی رہ گئے ہیں جی, 17 دن آپ کہہ لیجئے, 2 ہفتے ہی کہہ لیجئے گا, 2 ہفتے رہ گئے ہیں. اور توقع یہ کرنی چاہیے کہ یہ الیکشن جو ہے خوش اسلوبی سے ہو جائیں گے, ورنہ لوگوں کو شکوک بہت پیدا ہوتے ہیں. سینٹ کا ارادہ پاس کر دیتی, لوگ کہتے ہیں ارے بھائی کیا پوسٹ پون کرنے کا ارادہ ہے, ایران کا حملہ ہو جاتا ہے, آپ کہتے ہیں کیا یہ حملہ کرایا گیا اس لیے کہ الیکشن پوسٹ پون کرایا جائے. طرح طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں, لیکن دیکھیں ہم ان تمام مرحلوں سے گزرتے جا رہے ہیں. وہ جو ایران کا حملہ تھا 2 دن میں ڈیفیوز ہو گیا, انہوں نے کیا, ہم نے جواب دیا. تیسرے دن ہم نے کہا کہ بھئی ہماری اعلیٰ ترین باڈی کا اجلاس ہوا ہے, ہم سفارتی تعلقات بحال کر رہے ہیں اور نتھنگ ڈوئنگ, برادر ملک ہے, اسلامی ملک ہے, ہم دوستی چاہتے ہیں, تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے. لوگوں کی امیدوں پہ پانی پھر گیا, میں یہی کہوں گا, جو سمجھتے تھے کہ الیکشن ملتوی کرنے کا بہانہ ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم الیکشن کی طرف بڑھ تو رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ پورا اعتماد لوگوں کو نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہم اس کو ووٹ دیں گے جو ہمارے کام کرے گا, لیکن جتنے منشور آ رہے ہیں, جو چیزیں آ رہی ہیں, وہ پہلے کی طرح وہی ہیں کہ نعروں کو منشور بنا دیا جاتا ہے. اتنے سبھی کہہ رہے ہیں کہ 300 یونٹ تک بجلی فری دیں گے. یہ ایک نہیں کہہ رہا, باقی جو نہیں کہہ رہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بجلی فری دیں گے اور گھر بنائیں گے, تنخواہیں بڑھا دیں گے. یہ کہاں سے کریں گے؟ معیشت کون درست کرے گا بھائی؟ پاکستان کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ IMF کے پاس تو آپ کو جانا ہی پڑ رہا ہے, جو جانا پڑ رہا ہے تو مہنگائی بڑھ رہی ہے. یعنی یہ نہیں کہ IMF مہنگائی بڑھا رہا ہے, اس لیے کہ IMF کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ اپنے ملک کے نظام کو درست کرنا پڑے گا, اور نظام کو درست کرنے کی طرف ہم نے قدم بڑھانا شروع کر دیا ہے. ریونیو ہمارا کیا ہوتا ہے جی, وہ کہا جی اچھا جی 3% ٹیکس اور لگا دو, ان پہ فلاں چیز پہ لگا دو جو پہلے دے رہے ہیں. اب جو دے نہیں رہے ان کو پکڑو بھائی, وہ بے شمار ہیں اس ملک میں, تاجر ہیں, زمیندار ہیں, ساروں کی حکومت کے اندر لابیاں موجود ہیں, کوئی اپنے اوپر ٹیکس لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. شبر زیدی نے اس کی بڑی اچھی مثالیں دی تھی کہ اس نے کس کس کو ٹیکس کرنا چاہا اور جواب میں کون کون سی لابی بولی, کون کون سی ہے جو نہیں بولی. یہ ساری وہ صورتحال ہے جو زیادہ دیر چل نہیں سکتی. ہم نے اپنی حکومت اخراجات بہت بڑھا لیے. اب آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ جی وفاق کے لیے اخراجات 17 چیزیں زیادہ ہیں, وہ کم کر دیں گے اور صوبوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا. اور بھائی وہ تو وفاق کے اخراجات ہیں, وہاں سے کم ہوتے ہیں تو وفاق کو اسے کسی اور کام کے لیے استعمال کرنا ہے. صوبوں کو تو اس کا حصہ مل رہا ہے, وہ آپ کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں وفاق کا خرچ کم کرو اور وہ ہمیں دے دو. بھئی آپ کو کیوں دے دیں؟ وفاق کو اپنے بجٹ کے پیسے استعمال کرنے ہیں, اسے ترقیاتی منصوبے بنانے ہیں, اسے تو آپ کا ڈیفنس کے پیسے بھی دینے ہیں, اسے تو اس قرضے کے پیسے بھی دینے ہیں جو پورے ملک نے خرچ کر رکھا ہے, صوبوں نے بھی خرچ کر رکھا ہے, اتنی سطح پہ خرچ کیا جا چکا ہے. تو بات مطلب کریں بجٹ کے حوالے سے یا پیسوں کے حوالے سے, ابھی عوام کا بھی یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, صوبوں کا بھی سب سے بڑا یہی مسئلہ ہے کہ جو فائنینشل کرنچ فیس کیا جا رہا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 مین پولیٹیکل پارٹیز جو ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN, دونوں جو ہے مشاورتی اجلاس کر رہے ہیں اکانومسٹ سے, ماہر معاشیات سے, تاکہ اگر نیکسٹ گورنمنٹ ان کی ہو تو وہ کس طرح عوام کو ریلیف دے سکے. ایک جگہ پہ تو بہت سپرفیشل بیان دیے جا رہے ہیں, لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے اس حوالے سے بھی کام کیا جا رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ دونوں پارٹیز سیریسلی کر رہی ہیں, یا پہلے بھی ایسے ہوتا تھا الیکشن سے پہلے مشاورتی اجلاس کیے جاتے تھے, اکانومسٹ سے, معاشی ماہرین سے بات کی جاتی تھی, عوام کو تسلی دی جاتی تھی اور بعد میں وہی گیم چلتی رہتی تھی؟ اصل میں پاکستان مسلم لیگ کے پاس تو ایک ٹیم تھی, نام موجود ہے. پہلے سرتاج عزیز تھے, پھر یہ اسحاق ڈار آئے, اور اسحاق ڈار کے بعد جب وہ نہیں تھے تب بھی اس کے پاس مفتاح اسماعیل تھے. اب سارے ڈسکریڈٹ ہو گئے دیکھا جائے تو. اب انہیں اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی منصوبہ بندی کی جائے, آگے جو بھی رکھا جائے لیکن اچھی طرح سوچ سمجھ کے رکھا جائے. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو ان کا اپنا کوئی جو تھا اکانومسٹ موجود نہیں تھا. بھٹو کے زمانے سے انہوں نے شروع کیا, ڈاکٹر مبشر کو بنا دیا. ڈاکٹر مبشر بڑے بھلے آدمی تھے, بڑے اچھے سیاستدان تھے, بڑے نیک خصلت آدمی تھے, اور میں ہمیشہ ان کی قدر کرتا ہوں, لیکن وہ اکانومسٹ تو نہیں تھے. ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ آیا, اس نے کہا مسٹر پریزیڈنٹ, اس وقت بھٹو صاحب پریزیڈنٹ تھے, یور فائنانس منسٹر از اے ویری فنی ٹائپ آف پرسن. وہ انقلابی سے قسم کے آدمی تھے, وہ بنا دیے. اچھا ان کو ہٹانا پڑا, ہٹایا تو بنا دیا ایک حنیف صاحب تھے جو وکیل تھے, بریسٹر تھے سائی وال کے, میرے شہر کے, ان کو بنا دیا. بھائی ان کو کیا پتا اس کا, ہم نے اس مذاق کیا ہوا اکانومی کے ساتھ. یاسین بھٹو صاحب بھی ہمارے ہی شہر کے تھے, ان کو بھی ایک زمانے بنا دیا گیا, اور اصلاحات کی وزیر سیکرٹری خارجہ نے کہ سب کو ٹیکس لگا دو. پتہ چلا کہ ایک ٹیکس کئی بار ایک چیز پہ لگ رہا ہے, اقلیت ختم کرنا پڑا. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں, شوکت عزیز کو کہا تھا پہلی بار ایک ذاتی محفل میں
کہ اس ملک کی اکانومی جو ہے فنڈ مینیجر یعنی بینکر جو وہ خود بھی تھے بینکر کے سپرد اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے سپرد کر دی گئی یعنی کہ ساکھدار وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے بعد تو ایسا ہوا کہ ہم نے مینیجرز کے سپرد کر دی صرف. جس نے کس کو ادارے کو چلایا اور کوئی مینجمنٹ کا تجربہ رکھتا ہو تو آپ نے سمجھا یہ اکانومسٹ بھی ہے اس کا سپرد کر دیا گیا. محبوب الحق کے بعد ہمارے ہاں کوئی اکانومسٹ نہیں آیا جو ملک کی معیشت کو چلا سکے یا آگے لے جا سکے. مفتاح اسماعیل کے پاس ڈگری تو ہوگی لیکن وہ ویژن کے لحاظ سے اس طرح اکانومسٹ نہیں ہے جو اکانومسٹ دیکھ سکے کہ اس کے کیا کیا امپیکٹ ملک کی معیشت پر ملک کے عوام پر ملک کی صورتحال پر آگے بڑھنے میں پڑیں گے. تو ہمیں سب سے پہلے ایک اکانومی کی پالیسی جو اکنامک پالیسی ہو کوئی چارٹ یہ نہیں ہے بیلنس شیٹ آپ کو ٹھیک کرنی ہے چارٹرڈ اکاؤنٹ بیٹھ کے کر دے گا آپ کو قرضہ لانا دانا دلانا ہے آپ کا بینکر کو ٹھیک کر دے گا. یہ کام نہیں اب کرنے کے. اب بہت گہرائی کے ساتھ جا کے آپ کو میں تو کہا کرتا ہوں کبھی کبھی کہ ہمیں معیشت کے ایک ڈاکٹر قدیر خان کی ضرورت ہے. مطلب یہ کہ جو آؤٹ آف دی باکس جا کے سوچ سکے اور ایک ایسی منصوبہ بندی سامنے لا سکے جو ہمارے ملک کی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکے. لیکن اس کام کے لیے بھی کم از کم اگر سنجیدگی ساتھ کام کریں 3 سے 5 سال چاہیے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں. یہ 3 سال ابھی جو فیصلے ہوئے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے قبل اتحادی حکومت تھی اور موجودہ نگراں حکومت ہے بہت سخت فیصلے کیے گئے ہیں بہت سارے کارٹلز کے خلاف آغاز کیا گیا کارروائی کا. اب سمجھتے ہیں 2024 کے انتخابات اور اس کے بعد بننے والی حکومت اور ہم مساق معیشت کی جانب بڑھیں گے. اس وقت تو انتخابی مہم ہے لیکن الٹیمیٹلی سولوشن تو مساق معیشت ہے جس کے حوالے سے تمام پارٹیز ہی بات کرتی رہی ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں جو تمام پولیٹیکل پارٹیوں میں مشترکہ ہیں نا جی اقتصادیات کے حوالے سے ہمارے ایک معیشت دان دوست کہا کرتے ہیں کہ ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے جو سب میں مشترک ہے اور ان سب کو لیجسلیٹ کر دیا جائے. ہم نعرے لگاتے ہیں کرتے کچھ نہیں ہے اور کئی باتیں ہماری یہاں مشترکہ ہوتی ہیں ہم ان پہ عمل نہیں کرتے. جو دوسرا کرنے لگتا ہے تو ہم بولنے لگتے ہیں. تو ان پہ ہمیں کوئی اتفاق کر لینا چاہیے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو کرنے والی ہیں اور وہ کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے. بڑے مسائل ہیں ہمارے راستے میں حائل ہیں. اب کوئی IMF کے پاس جاتا ہے تو ہم نعرہ لگا دیتے ہیں کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن IMF کے پاس نہیں جاؤں گا لیکن پھر دوسرے دن آتا ہے تو جانا پڑتا ہے. اس وقت میں نے کہا جیسے 3 سے 5 سال تک ہماری معیشت جو ہے وہ مل جل کر اور سوچ سمجھ کر اور بڑی کفایت کے ساتھ اور وہ خود انحصاری کی معیشت نہیں ہوگی. آپ کو قرضے چاہیے پیسے چاہیے بات چاہیے. ہم کہتے تھے امپورٹ اورینٹیڈ معیشت ہے. امپورٹ اورینٹیڈ بھی نہیں ہے یہ لون اورینٹیڈ معیشت بنا دی ہم نے. ہمیں نکلنا اس صورتحال سے اور اس کے لیے ہمیں وقت تو زیادہ چاہیے لیکن 3 سے 5 سال تک ہم اپنی معیشت کو دوبارہ اس فوٹنگ پہ قائم کر سکتے ہیں جب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. کوئی بات کرتا ہے کہ ہمارے ملک کی آبادی بہت بڑھ رہی ہے؟ کسی نے بات کی ہے اس بات کی؟ ڈرتے ہیں کہ فیملی پلاننگ کی بات ہوگی تو شاید کوئی والی سے پڑ جائیں. کوئی بات کرتا ہے کہ ہمارے اتنے بچے جو ہیں اسکولوں سے باہر ہیں. اب ڈیٹا آیا نا 2 کروڑ کتنے بچے جو ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا یوتھ اس جو ایج گروپ کا ہے یہ کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے اس کی طاقت ہوتا ہے ہم کہتے ہیں. لیکن ہمارا یوتھ کہاں ہماری طاقت ہے؟ وہ تو اسکولوں سے ہی باہر ہے. وہ تو بوجھ بن گیا ہم پر. 1 کروڑ 11 لاکھ لوگ پنجاب میں باہر ہے اور 2 کروڑ پتہ نہیں 60 لاکھ کتنے لوگ پورے پاکستان کے باہر ہے. اتنا یوتھ جب جو اسکول جانے والا بندہ ہے وہ اسکول نہیں جا رہا اور لیفٹ آؤٹ اس کے بعد الگ ہوتا ہے کہ مڈل تک جاتے جاتے وہ چھوڑ جاتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. ہم نے یونیورسٹیاں بنا لی ہیں یونیورسٹیوں کا وہ معیار ہی نہیں رکھا ہوا جو یونیورسٹی کا معیار ہونا چاہیے. ارے چاہے ہمارے 10 یونیورسٹیاں ہوں لیکن ہماری یونیورسٹی سے پڑھا ہوا آدمی جو ہے وہ دنیا جیسے ہماری MBBS ڈگری تھی ایک زمانے میں کہ جو نکلتا تھا ہماری یونیورسٹی میڈیکل کالجوں سے دنیا ریکگنائز کرتی تھی. آج بھی ہمارے ڈاکٹر دنیا میں بیٹھے اہم پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں. امریکہ میں بھی کر رہے ہیں برطانیہ بھی کر رہے ہیں چھوٹے موٹے ملکوں میں نہیں کر رہے. ہم نے اپنی ڈگریوں کی عزت بنانی ہے. ہمارے ہاں چارٹرڈ اکاؤنٹ ہونا مشکل ہوا کرتا تھا برطانیہ میں ہونا آسان ہوا کرتا تھا. ہم نے کئی چیزیں ہم نے بڑی سٹینڈرڈائز کی ہوئی تھی اور ان کی اہمیت دی تھی. ہمارا جو FCPS تھا وہ FRCP سے کوئی کم نہیں تھا. اس سے زیادہ اس کو محنت کرنا پڑتی تھی. ہمیں اپنے اس معیار کو دوبارہ ریوائیو کرنا پڑے گا اور نئی چیزوں کے بارے میں اپنے معیار کو بہتر بنانا پڑے گا.
हम जाते हैं जी साहब, डिजिटल लेकिन अब ये मेयार बेहतर बनाएगा कौन, ये रिवाइव करेगा कौन? क्या ये जो आपकी सियासत है, ये अब हम इसको देख भी रहे हैं, एक तरह से ये यूथ की सियासत है। 3 बड़े घराने जिस हवाले से आपने बात की, मौलाना फजलुर रहमान को देखें तो उनके बेटे ज़्यादा चला रहे हैं कैंपेन। इसी तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को देखें तो मीनार पाकिस्तान के जलसे के बाद, वो सिर्फ एक ही जलसे में उनकी पब्लिक अपीयरेंस हुई, उसके बाद भी हमने देखा कि मरियम नवाज इसको लेकर चल रही हैं। आसिफ अली जरदारी को देखें तो उनकी भी बहुत कम पब्लिक अपीयरेंस हुई, ज़्यादातर बिलावल भुट्टो जरदारी ही इसको लेकर चल रहे हैं। तो क्या ये जो सबने अपने अपने बच्चों को आगे किया हुआ है सियासी जमातों में, उनको प्रोमिनेंट करने के लिए या इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए, तो आपको लग रहा है कि एक तरह से मुल्क की भागदौड़ यूथ के हाथ में दी जा रही है, नौजवान नस्ल के हाथ में दी जा रही है? क्या आप लोग लेके चलें और अपनी पॉलिसीज लेके आएँ? आप देखें कि किस तरह आजकल के नौजवानों को जो मसाइल दरपेश है उसका किस तरह से जवाब करना है, क्या ये आपको लगता है निकाल पाएंगे? ये भी ख्वाब हुआ करता है जी, ये भी ख्वाब हुआ करता है। सन 33 में दुनिया में ये ख्वाब देखा था, जब हिटलर ने यूथ के नाम पर और ख्वातीन के नाम पर एक पूरी चेंज लाने की कोशिश की थी, इनकलाब लाने की कोशिश की थी, और दुनिया को मालूम हुआ कि ये एक्सट्रीम राइट की सोच है जो वो लेकर आया है। और वो एक्सट्रीम राइट की सोच ने दुनिया में फासिज्म को पैदा किया, फिस्तायत को पैदा किया। जो लोअर क्लास की सोच होती है, लोअर क्लास की सोच वो भुट्टो का पैदा करती है, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास होती है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, व्हाइट कॉलर क्लास, उससे फूटने वाला इनकलाब जो होता है, नखरेबाज इनकलाब जिससे मैं कह लूंगा, मैं नहीं कहता वो बरगद टाइप या फलां वाला, ये नखरेबाज जो इनकलाब होता है, ये चाहे बाद में नीचे जाए या ऊपर जाए, इसके असरात जो है इसके अंदर एक फिस्तायत सी आ जाती है, वो एक अजीब नखरा हो जाता है जो पैदा करता है, और उस सबसे डंडे के जोर से हुकूमत करूंगा। हमारे मुल्क की जितने भी इनकलाबी सोच, अब ये पार्टियों के नाम लिए हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि नवाज शरीफ मरियम को देना चाहती हैं, जरदारी भुट्टो को देना। आप इन पार्टियों के अंदर भी देख लें तो 4, 5, 6 खानदान ऐसे होंगे जिन्होंने अपने ही भाई बंदों को आगे ला रखा है। तहरीक इंसाफ का अगर जिक्र किया जाए तो उनके बानी चेयरमैन के औलाद तो यहाँ है नहीं, वो तो मुल्क से बाहर है, पता नहीं कहाँ है, क्या कर रही है, क्या कुछ कर रही है, लेकिन उसकी पार्टी के अंदर जो अहम लोग हैं उन्होंने अपने गिर्द के 4, 6 लोगों को बना रखा है। अगले अली अमीन गंडापुर भाई भी है, बेटा पता नहीं कौन कौन है, किसी का नाम ले लें, सभी के भाई बंद इकट्ठे हो गए हैं। महमूद कुरैशी, अगर शाह महमूद कुरैशी आ जाते, उनका बेटा भी था, बेटी भी थी। अब भाई ये क्या तमाशा है? उनकी क्या तरबियत है, उनकी क्या ट्रेनिंग है? बेटी की तो बिल्कुल नहीं होगी। एक नहीं, कई लोगों को मालूम होता है कि जो ख्वातीन की नशिस्तों पे आए, ये फलां की बांजी है, फलां की भतीजी है, फलां की बीवी है, फलां की ये किस्सा बना रखा है हमने इस मुल्क में अंदर। हम ये सारा कैसे टूटेगा, कैसे बनेगा? ये सियासी जमातों के अंदर जब जमहूरियत आएगी, जो अभी आसान नहीं आना, तब शायद ये सिलसिला जो है एक बेहतर शक्ल इख्तियार करे। और सज्जाद मीर साहब, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और मालूमात में इजाफा हो रहा है, तो यहाँ पर भी सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई है, एटलीस्ट लोग सवाल करना शुरू हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बात कर रहे थे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से, और 8 फरवरी का इंतजार सबको है। जैसे सज्जाद कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने शुकूक व शुबात का इजहार बिला वजह करते हैं। अगर उनसे पूछा जाए ना कि किस बेसिस पर कह रहे हैं, मैंने सुना है जी, या फिर मैंने कहीं पढ़ा है, मुझे किसी ने बता दिया है, सब में रिजवान इस वजह से भी किया जा रहा है क्योंकि वो एंथुसिज्म कहा जा रहा है जो पहले होता था वो नजर नहीं आ रहा, या शायद अभी हम देख रहे हैं कि बड़े पीसफुल वे में चल रहा है सारी इंतखाबी मुहिम, तो हमें वो एंथुसिज्म नजर ही नहीं आ रहा। और ऐसे भी आपने सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन से अपने आप को महफूज रखना है। जो मालूमात आप तक पहुँचती है उसकी तस्दीक कर लें, इससे पहले कि आप उन मालूमात को कहीं आगे पहुँचाएं और बाद में जब आपसे ही क्रॉस चेक किया जाए तो आप ऐसे लगे कि आपको ही इल्म नहीं और आप झूठी खबरें आगे फैला रहे, तो कितनी बदनामी की बात होती है। अगर आपसे कोई कहते कि मुझे कोई कहते आपने जो खबर हमें बताई है वो कितनी गलत खबर थी और उसमें सच्चाई कोई नहीं है, तो आप इसी तरह की खबरें बताते रहते हैं लोगों को, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, सोशल मीडिया हो, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गलत इन्फॉर्मेशन आगे पास। सबसे अच्छा और आसान तरीका ये है कि खबर जिस इदारे की तरफ से हो उसके ऑफिशियल अकाउंट पे जाएं, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और देखें कि क्या वहाँ पे ये खबर है या नहीं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई खबर है तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएं, ट्विटर अकाउंट देखें, अगर वहाँ पे खबर है तो सच खबर होगी, अगर नहीं है तो समझ लें कि वो रूमर्स है। अब आगे बढ़ते हैं, फैक्ट्स की बात कर रहे हैं तो आपको बताते चलें कि 10 साल बाद तकरीबन 17,000 किलोमीटर की नहरों की भल सफाई का आगाज़ किया गया है
اور 31 जनवरी तक पहला मरहला मुकम्मल किया जाएगा, जिसके बाद फरवरी और मार्च में 5000 किलोमीटर का मजीद दूसरे मरहले में भल सफाई की जाएगी और इससे तकरीबन 4 लाख एकड़ अराजी को पानी मुयसर होगा। निज़ाम आबाशी की बेहतरी के साथ साथ हमारी ज़राअत के लिए भल सफाई का होना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी। और 10 साल के बाद निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इसका आगाज़ किया, इसका इफ्तिताह किया था। जी जनाब, और पहला मरहला जारी है जो कि 31 जनवरी तक जारी रहेगा। दूसरा मरहला जो है वो फरवरी ता मार्च जारी रहेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में फारूक अहमद साहब मौजूद हैं, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड रिफॉर्म यूनिट, महकमा आबाशी पंजाब। फारूक साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। फारूक साहब, अब पहला मरहला जारी है और ये 31 जनवरी तक जारी रहेगा, तो अब तक कितना काम हो गया है भल सफाई का? इस वक्त तक जी जो हमारा मंगला कमांड है उसमें हमने 65% भल सफाई मुकम्मल कर ली है। मंगला कमांड से मुराद ये है कि वो नहरें जो मंगला डैम से निकलती हैं उनमें हमारा जो भल सफाई का काम है वो 65% तक मुकम्मल हो चुका है। और दूसरी तरफ जो तरबेला कमांड की नहरें हैं, यानी वो नहरें जो तरबेला डैम से निकलती हैं, उनमें हमारा काम का आगाज़ हो गया है और वो भी हम अपने शेड्यूल के मुताबिक उस पर चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम सारा काम अपने शेड्यूल पर मुकम्मल कर लेंगे। अच्छा सर, ये बड़ा एक तो तवील काम है, 17,000 किलोमीटर की नहरें और नहरों की शाखें और फिर टेल तक पानी पहुंचाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, बहुत सारे किसानों की शिकायत भी होती हैं। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए कि इसकी निगरानी और एग्जीक्यूशन के लिए क्या प्रोसेस इख्तियार किया गया है इस मरतबा भल सफाई के लिए? हाँ जी, ये एक चूँकि बड़ा अहम मरहला है, सूबे में नहरें बंद होती हैं और एक महदूद टाइम में हमने इस काम को मुकम्मल करना होता है, तो इसकी निगरानी के लिए हमने 3 सतहों पे हमने कायम किया है। सबसे पहले तो हमारी अपनी जो टीमें हैं वो निगरानी कर रही हैं, जिसमें हमारी अपनी लीडरशिप टीम है, हमारे सीनियर लीडरशिप जितनी है वो सारी फील्ड में मौजूद है इसकी निगरानी के लिए। इसके अलावा हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी इंगेज है, वो भी जाके फील्ड में देख रहे हैं जो नहरों की भल सफाई हो रही है। इसके अलावा हमारे जो थर्ड पार्टी मॉनिटर्स होते हैं जो हमने इंगेज किए हुए हैं, वो भी इसकी भल सफाई को, इसके प्रोसेस को देख रहे हैं। और फिर हमने इस दफ़ा पहली दफ़ा हमने डिजिटल मॉनिटरिंग को लेके आए हैं इस सिस्टम को जांचने के लिए कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें हमने एप्लीकेशन भी डेवलप की है, उसमें एक डेटाबेस डेवलप किया है जिसमें रेगुलरली रोज़ाना की बुनियाद पे डेटा अपडेट किया जाता है कि कितनी नहरें हो गई हैं, कितनी नहरों में काम चल रहा है और कितनी सिल्ट निकाली जा चुकी है। और इसमें हमें मुआवनत हासिल है लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम लिम्स की जो इदारा है वो हमारे साथ मिलके इसमें काम कर रहा है। वो अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट इमेजरी के ज़रिए भी हमारी मुआवनत कर रहे हैं इसमें, और रोज़ की रोज़ वो डेटा फिर हम अपडेट करते हैं और वो फिर डेटा हम मीडिया को भी प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारे अपने सोशल मीडिया जहाँ पे सोशल मीडिया हमारे हैंडल्स हैं वहाँ पे भी हम अपने किसान भाइयों को, हमारे आवाम को, सबको बताते हैं कि हम इस वक्त हमारा जो भल सफाई का काम है वो कहाँ पे खड़ा है। सही। फारूक अहमद साहब, ये 10 साल बाद भल सफाई की जो मुहिम स्टार्ट की गई है, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके क्या फ़वाइद होंगे और कितनी फसलें इससे सराब हो सकेंगी अब? हाँ जी, सूरत हाल कुछ यूँ है कि हमारा जो पंजाब का महकमा आबाशी है ये 21 मिलियन एकड़्स हैं लैंड जो पूरे सूबे में जिसको इरीगेट करता है। और जब दरियाओं में पानी आता है, पहाड़ों से पानी होके आता है, दरियाओं में आता है, फिर नहरों में आता है, तो उसमें सिल्ट आ जाती है और वो सिल्ट आहिस्ता आहिस्ता सारा साल जब नहरें चलती हैं तो उसमें वो सिल्ट इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। तो उस सिल्ट की वजह से नहरों में पानी की रवानी वो नहीं रह पाती, जिसकी वजह से जो नहरों की टेलें हैं, जो नहरों के आखिरी हिस्से हैं, वहाँ पे पानी उस तरह नहीं पहुँच पाता जिस तरह पहुँचना चाहिए, जिसकी वजह से टेल पे जो किसान है, जो टेल का इरीगेटर है, उसको उसके हिस्से का पानी उस तरह नहीं मिल पाता। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि नहरों से भल निकाली जाए ताकि नहरों में पानी की रवानी हो और हर किसान को उसके हिस्से का पानी मुनसिफाना तरीके से मिल सके। इसलिए ये भल सफाई की मुहिम इस लिहाज से बहुत ज़रूरी होती है कि जो टेल पे किसान बैठा है, और हमारे सिस्टम में जो 21 मिलियन एकर्स जो हमारा पूरा इरीगेट करते हैं हमारा कमांड एरिया, उसमें से 4 या 5 लाख एकड़ ऐसे हैं जो टेल पे हैं। तो अगर हमारी नहरों में से भल निकाल ली जाए तो उन सब किसानों को
उन सब इरिगेटर्स को भी बेहतर पानी मिलेगा और उससे हमारी ज़राअत को तरक्की मिलेगी, हमारी मईशत को तरक्की मिलेगी। इस लिहाज से चूँकि हमारा आपाशी का निज़ाम हमारे सूबे की लाइफ लाइन है, हमारी ज़राअत की लाइफ लाइन है, तो इस लाइफ लाइन को चलते रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी नहरों को साफ़ रखें, उनको ठीक हालत में रखें ताकि हमारी मईशत इससे बहाल रहे। माजर जाते फारूक अहमद साहब, आपने कहा कि बंदिश होती है नहरों की इस मौसम में। हम देख रहे हैं कि गंदम का जो काश्तकार है उसके लिए बारिशें नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ये अच्छे महीने होते थे बारिशों के और पानी की दस्तयाबी होती थी बारिशों के ज़रिए। अब बारिशें भी नहीं हो रही, मौसमी तब्दीली है या फिर माहौलियाती असरात हैं, शिफ्ट हो रहा है वेदर या फिर खुश्क साली है। अब क्या प्लानिंग है नहरों की बंदिश के बाद किसानों को पानी की फराहमी के हवाले से? महकमा आपाशी की जिम्मेदारी है पानी फराहम करना काश्तकारों को। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि नहरों की बंदिश से किसानों को उतने अरसे के लिए पानी नहीं मिल पाता और आमतौर पे होता ही है कि इसी असना में बारिश हो जाती है जिसकी वजह से किसान फसलों को, गंदम की फसल को पानी मिल जाता है। इस दफ़ा हमारी पूरी कोशिश है कि हमें भी इस बात का अंदाज़ा है कि इस दफ़ा बारिशें उस तरह नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए, तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम स्केड्यूल पे चलें, अपने स्केड्यूल के मुताबिक इस बहाल सफाई के तमाम अमल को मुकम्मल कर लें और जूं अमल मुकम्मल होता जाएगा, जैसे मंगला कमांड में हमें उम्मीद है कि हम पहले मुकम्मल कर लेंगे, तरबेला कमांड में भी हम अपने टारगेट पे बाद में मुकम्मल कर लेंगे, तो जूं अमल मुकम्मल होता जाएगा तो नहरों को खोल दिया जाएगा ताकि किसानों को पानी मिल सके और बहुत स्केड्यूल के मुताबिक हम पूरी उम्मीद है कि हम सारा काम मुकम्मल कर लेंगे इंशाअल्लाह। फारूक साहब, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह रिजवान ने भी आपसे सवाल किया कि महकमा आपाशी की जिम्मेदारी है पानी फराहम करना, इन केस अगर बारिश नहीं होती या इन केस भल सफाई के बावजूद कुछ फसलों को नहीं सैराब कर सक रहे, कुछ रीजंस हैं कि वहाँ तक पानी नहीं पहुँच रहा, तो महकमा आपाशी से किस तरह कोई भी किसान रब्ता कर सकता है, अपनी शिकायत का इंदराज करवा सकता है या कोई आर्टिफिशियल वे जिसके ज़रिए पानी फराहम किया जा सके, इस पर भी कुछ काम हो रहा है? इस पे जी सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि पंजाब हुकूमत ने भी कोशिश की है पिछले दिनों में, उन्होंने मसनूई बारिश बरसाई है पंजाब में, उसकी कोशिश की है। दूसरी तरफ हम अपनी ज़िम्मेदारी भरपूर तरीके से अदा करते हैं। जो हमारे जितना कमांड एरिया है 21 मिलियन एकर्स का, वो हमारी ज़राअत का इन्हिसार ही हमारे काम पे है। हम पानी पहुँचाएँगे तो लोगों को पानी मिलेगा, तो हम इस ज़िम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। ये जो अरसा होता है बंदिश का, ये वो अरसा होता है जिसमें गंदम की फसल को उस तरह पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इस अरसे को हमने खुसूसी तौर पे चुना होता है। और जहाँ तक बात की है कि किसान जिसको पानी नहीं मिल पाता वो कैसे वो अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहे या उसको कोई मसला है, तो हमारी कंप्लेंट हॉटलाइन है 0800 1133, उस पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स ट्विटर और फेसबुक दोनों पे मौजूद हैं, वहाँ पे आप अपनी बात पहुँचा सकते हैं। अगर आपको कोई भी शिकायत है, अगर कोई पानी चोरी का मसला है, किसी भी किस्म का आपको मसला दरपेश है, आप अपने मसले के साथ और फिर हमारे फील्ड ऑफिसेज़ मौजूद हैं, वो सारे के सारे पंजाब में फैले हुए ऑफिसेज़ हैं, हमारी फील्ड टीम्स हैं, आप उनसे रब्ता करके अपनी बात पहुँचा सकते हैं। फारूक साहब, जहाँ पे आपने मेंशन किया पानी चोरी का मसला है, अगर कहीं पानी चोरी हो रही है तो इसकी क्या पेनल्टी होती है, क्या सज़ा दी जाती है और किस तरह कंपनसेट किया जाता है जिसकी फसल के हिस्से का पानी चोरी किया जा रहा है? इस हवाले से भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे। जी महानूर, आपने बड़ा अहम मसला है जिस पे बात की है। पानी चोरी एक बहुत अहम मसला है पंजाब में, तो वो उस मसले के लिए हमने पिछले कुछ अरसे से हमने खुसूसी मुहिम चलाई हुई है। हमारी कोशिश है कि जहाँ कहीं भी पानी चोरी हो उसका सद्देबाब किया जाए, क्योंकि एक चीज़ समझने की है कि जो पानी है वो महदूद है। जब कोई किसान किसी का पानी चोरी करता है वो असल में किसी और किसान का पानी चोरी कर रहा होता है, तो उस चोरी को रोकने के लिए हमारी फील्ड टीमें मुतहर्रक हैं और जहाँ कहीं पानी चोरी हो रहा है पाइप के ज़रिए या कट लगा के या मोगे से को तोड़ के उस पानी चोरी को रोकने के लिए हमारी टीमें मौजूद हैं और उसके लिए सज़ा भी है, उसके लिए कानून में जुर्माना भी है और उसके लिए गिरफ्तारी भी है। ये तीनों चीज़ें हमने पिछले अरसे में हमने पानी चोरी की रोकथाम के लिए ये की हैं। और इसके अलावा फिर ये भी है कि अगर कोई आबपाश, कोई इरीगेटर बार बार पानी चोरी में मुलव्वस है तो हम उसका मोगा सील भी कर देते हैं।
اور ٹیل تک پانی نہ پہنچنے کی ایک بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ رستے میں کوئی پانی پائپ لگا کے یا کٹ لگا کے اگر چوری کر لے گا تو ظاہر ہے پانی تو وہ محدود ہے، وہ اتنا ہی رہے گا، تو وہ اصل میں جو کسان پانی چوری کر رہا ہوتا ہے وہ کسی اور کسان کا، اپنے کسی کسان بھائی کا پانی ہی چوری کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا سدباب ضروری ہے تاکہ ہر کسان کو منصفانہ طریقے سے اس کے حصے کا پانی ملے۔ تو بہت سارے تنازعات کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ ہماری ہاٹ لائن پہ درج کروا سکتے ہیں۔ تنازعات میں اضافہ ہوتا ہے اور کسانوں کی آپس میں لڑائیاں جو ہیں وہ پھر وجہ بنتی ہیں۔ فاروق صاحب تھوڑا سا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان تمام ورکرز کو جو بھل صفائی میں حصہ لے رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ بھی آگاہ کیجیے گا کہ جو کمیونٹیز ہیں وہاں پر مقامی کسان ہیں، ان کی خدمات بھی حاصل کر رہے ہیں بھل صفائی کے لیے، یا پھر صرف اور صرف محکمہ آبپاشی کی ہی ٹیمز ہیں جو بھل صفائی کر رہی ہیں؟ جی، آپ نے بڑی اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ سردی کا موسم ہے، اس سردی کی شدت میں ہماری ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں، اور ہمارے آفیسرز، ہماری لیڈرشپ ٹیم، ہمارا فیلڈ ورکر، ہمارا بیلدار میٹ، سب لوگ موجود ہیں، ہمارے ایکسینز، ایس ٹی اوز، اور اس موسم کے باوجود وہ نہروں کی بھل صفائی میں لگے ہوئے ہیں تاکہ بر وقت اس کام کو مکمل کر لیا جائے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی کسانوں کی شرکت کی اس عمل میں، تو چونکہ یہ اب جو ہماری نہریں ہیں یہ ایک پیشہ ورانہ مہارت مانگتی ہیں ان کی بھل صفائی، تاکہ ان کے کناروں کی بحالی اور ان کے سروس ٹریکس کی اور ان کی تاکہ ان کا ڈیزائن خراب نہ ہو، اس کے لیے پھر ہمارے انجینئرز اور ان کی ٹیمیں موجود ہیں جو اس کام میں لگی ہوئی ہیں۔ تو کسانوں کی شرکت کی ضرورت پڑتی ہے جہاں کہیں چھوٹی نہریں ہیں یا کھالے ہیں، جہاں کہیں ضرورت پڑے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو پیشہ ورانہ طریقے سے خود ہی اس کام کو سر انجام دے لیں۔ اچھا، اس میں فاروق صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، مد نظر رکھتے ہیں جب جون جولائی کی بارشیں ہوتی ہیں، پری مونسون یا مونسون کی جو بارشیں ہوتی ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں نہروں کے بند ٹوٹتے ہیں، دریاؤں کے بند ٹوٹتے ہیں، یا پھر اس میں بھل صفائی کی نہ ہونے ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے، اور دوسرا کیا بھل صفائی میں پشتے بھی مضبوط کیے جاتے ہیں یا صرف نہروں کو صاف کیا جاتا ہے؟ ہاں جی، جب مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں اس میں جو پشتے ٹوٹنے کی بات کی، وہ عام طور پہ آپ بات کر رہے ہیں سیلابی پشتوں کی۔ ہاں، نہروں کے کنارے اگر جس طرح اس پروسیس میں جو بھی ہم کر رہے ہیں، جو بھل صفائی کا ہے اور کناروں کی بحالی کا کام ہے، اس میں ہم دونوں کام کریں گے۔ ہم نہروں سے بھل بھی نکالیں گے اور ان کے کناروں کو بھی مضبوط کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نہروں کے ساتھ ساتھ سروس ٹریکس بنے ہوئے ہیں، یعنی وہ نہروں کے ساتھ دونوں اطراف سڑکیں بنی ہوتی ہیں جن پہ درخت لگے ہوئے ہیں، ہم ان کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ جو دوسرا مرحلہ ہے ہمارا اسی کا ہے، کناروں کی بحالی کا۔ اور جو پشتے ٹوٹنے کا آپ کہہ رہے ہیں اس کا تعلق اس طرح بھل صفائی سے نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ ہمارا موسم ایسا ہے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر کہیں نہ کہیں پانی جو ہے اس نے رستہ تو بنانا ہے جب بہت زیادہ پانی آتا ہے، تو وہ اس کی بڑی وجہ یہی ہے شاید کہ وہ اس کا تعلق بھل صفائی سے اس طرح نہیں ہے، لیکن پشتوں پہ بھی ہماری نظر رہتی ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر سال جب مونسون آتا ہے اس سے پہلے پورے صوبے میں جہاں جہاں سیلابی پشتے ہیں ان کو مضبوط بنا دیا جائے تاکہ اس طرح کا سیلاب کا خطرہ نہ رہے۔ بلکہ پچھلے سال آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پچھلے سال بارشیں بھی ہوئیں اور سیلاب کا خطرہ بھی تھا، لیکن ہماری ساری ٹیمیں ہائی الرٹ پہ تھیں اور تمام پشتوں کی نگرانی کی، اور جہاں کہیں خطرہ رہا، جیسے ستلج میں پانی آیا، جیسے چناب میں پانی آیا بعد میں، تو وہ ہم نے اس وقت موقع پہ ہی اس کا سدباب کیا اور اس کو روکا۔ جی بالکل فاروق احمد صاحب، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ایگریکلچر ہے، ہم وہاں پہ یہ چیز نوٹس کریں اور کمپیئر کریں پاکستان سے، تو وہاں پہ مین پاور بہت ریڈیوس ہو گئی ہے۔ اب وہاں پہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے، جدید مشینری کے ذریعے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں، ان تمام کام اس طرح کے لیے جاتے ہیں، چاہے وہ صفائی ہو چاہے وہ کٹائی ہو۔ کیا اب یہ جو بھل صفائی ہے یہ بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے تھرو کی جا رہی ہے، یا محکمہ آبپاشی چاہے وہ نہروں کی صفائی ہو، بھل صفائی ہو یا کوئی اور کام ہو فارمرز کے لیے، ایگریکلچر کے لیے، آبپاشی سے ریلیٹڈ، نیو ٹیکنالوجی کے تھرو کر رہی ہے؟ اور اگر کر رہی ہے تو کس ملک کے ساتھ کولیبریٹ کیا جا رہا ہے اس نئی ٹیکنالوجی کے انکلوژن کے لیے؟ جی بالکل، ہمارا جو ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت بھل صفائی ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی اس میں استعمال ہو رہی ہے۔ ہم ایکسکیویٹرز یوز کر رہے ہیں، ہم بیک ہوز یوز کر رہے ہیں،
वो सारे हमारा अपना मशीनरी डिवीजन्स हैं, सारे हमारे इरिगेशन के अपने जितने मशीनरी डिवीजन्स हैं वो इस काम में लगे हुए हैं। तो टेक्नोलॉजी के ही ज़रिए, और बड़ी नहरों की सफाई वैसे भी अब टेक्नोलॉजी के बगैर शेड्यूल के मुताबिक बर वक्त मुकम्मल करना इतना आसान नहीं होगा, तो हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो नहरों के किस नहर में कितना पानी जाना है उसको रेगुलेट क्या करना है, जो हमारे बैराजेस हैं उस पे भी हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे बैराजेस के गेट्स हैं, हमारी नहरों के हेड रेगुलेटर्स हैं, उनको भी हम मैनुअली ऑपरेट नहीं करते, उनको भी हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए ऑपरेट कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी बहरहाल हमारे सिस्टम में अब बहुत हद तक आ चुकी है, और हम जो अब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारी रेगुलेशंस हैं वो भी सारी की सारी टेक्नोलॉजी से हो रही हैं। उसमें वेब हमारी डेटाबेसेस बन चुके हैं नहरों के, तमाम नहरों के, उसमें हम ये भी मॉनिटर करना है कि किस नहर में पानी कितना जा रहा है, ये भी हम डेटाबेसेस के थ्रू कर रहे हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हमारा जितना डेटा है वो हम ऑनलाइन भी रखें ताकि लोगों को, किसानों को भी उसकी एक्सेस हो। और इसमें मुआवनत हमारे अपनी है, हमारे सूबे की जो पंजाब आईटी बोर्ड है वो हमें कुछ मुआवनत करता है, और हमारी अपनी टीमें हैं जो इस सिस्टम को, इस निज़ाम को लेके आगे चल रही हैं। और जो लिम्स है इदारा, लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम, जिन्होंने अभी हमारे साथ तावन शुरू किया है, वो बहल सफाई के अमल में हमारे साथ मुआवनत कर रहे हैं अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए। तो इस तरह कुछ इस वक्त हम टेक्नोलॉजी के ज़मन में हम कर रहे हैं। फारूक साहब, फारूक अहमद साहब हमारे आपसे साथ हम एक तजवीज़ है, अगर हम फारूक साहब से ये जान लें और उनसे प्रॉमिस भी ले लें, जहाँ बल सफाई हो रही है, इतनी मैन पावर काम कर रही है, तो नहरों के साथ एक ज़माना था हम देखते थे कि दरख्त होते थे दोनों साइड पर, और बड़े खूबसूरत भी लगते थे, माहौल दोस्त भी होते थे, और वहाँ पर उनकी अफजाइश भी आसान होती थी। तो अब बताए, ये तजवीज़ अगर इस पर अमल दरामद हो सके कि हम भल सफाई के साथ साथ इन्हीं नहरों पर हम शजरकारी करें, जहाँ ये शजरकारी के लिए बहुत ज़्यादा दीगर मुहिमात का आगाज़ होता है, तो वहीं पर महकमा आपाशी भी अपना हिस्सा डाल दें। जी रिजवान, आपने बहुत अच्छी बात की। नहरों के साथ साथ दरख्त होना, नहरों के किनारों पे दरख्त होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें ख़ुद अंदाज़ा है इस बात का, पिछले साल भी हमने एक बड़ी जामे किस्म की शजरकारी की मुहिम चलाई नहरों के किनारे दरख्त लगाने की, और हम आइंदा भी इंशाअल्लाह नहरों के किनारों पे दरख्त लगाने की काम करते रहेंगे। और इसमें हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान, हमारे देहात में लोग हमारे साथ मिलके इस मुहिम में शिरकत करेंगे, और जब हम दरख्त लगाएं हर साल शजरकारी की मुहिम, उसमें हमारे साथ चलेंगे। जी फारूक अहमद साहब, इसके अलावा अगर महकमा आपाशी की कोई प्लानिंग है रिगार्डिंग फार्मर्स, उस हवाले से भी अगर आप कुछ ब्रीफली बताना चाहें, जिस तरह आपने बताया कि आगे क्या प्लान है, मॉनसून की बारिशों में क्या इकदाम किए जाते हैं, इस हवाले से अगर कुछ और आप शेयर करना चाहें। हाँ जी, देखें प्लानिंग हमारी यही है कि इस निज़ाम को बेहतर से बेहतर किया जाए, हमारी नहरों को बेहतर आगे लेके चलें, और दूसरा हमारी कोशिश है कि जो हमारा ज़ेर ज़मीन पानी है उसके इस्तेमाल को हम बेहतर कर सकें, उस पे हमारी नज़र है, क्योंकि बहुत सी जगहों पे हमारा जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो वाटर टेबल है जो हमारा नीचे जा रहा है, तो उस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। हमारा बहुत कीमती ज़ख़ीरा है वो हमारे सूबे का, हमारे आवाम का, उस कीमती ज़ख़ीरे को आगे लेके चलना है। दूसरी तरफ हमारी कोशिश है कि वो जो हमारा नहरी निज़ाम है जिसमें बैराज और नहरें शामिल हैं, इसको हम अच्छी से अच्छी हालत में रखें। पिछले 10-15 सालों में हमने इस निज़ाम में जितने हमारे बैराज थे जिनको बने हुए बहुत अरसा हो गया था, 70-80 साल हो चुके थे, तो हमने उन बैराजों को दोबारा से रिहेबिलिटेट किया है, और उसके बाद अब हमने नहरों पे भी तवज्जो की। हमने जैसे लोअर बारी दोआब कैनाल को हमने रिहेबिलिटेट किया, तो हम नहरों पे भी काम कर रहे हैं। तो कोशिश ये है कि इस सारे निज़ाम को, जो हमारे सूबे के आवाम का एक बहुत बड़ा असासा है, हमारी ज़राअत की लाइफ लाइन है, इस निज़ाम को बेहतर से बेहतर हालत में रखें ताकि ये हमारी ज़राअत को तवानाई फराहम करता रहे। जी, और ये जो लाइफ लाइन आप ज़राअत को कह रहे हैं, इसमें अब सबसे अहम चीज़ है किसानों का महकमा आपाशी से राब्ता, उनकी शिकायत का पहुंचना और फिर शिकायत का हल करना, सद्देबाब करना। यकीनी तौर पर इसके लिए भी पोर्टल्स मौजूद होंगे, इसके लिए भी राब्ते के हवाले से मुख्तलिफ दफातर मौजूद होंगे, तहसील लेवल पर भी और ज़िला लेवल पर भी, ताकि किसान अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकें, और आपसे अगर कुछ सलाह मशवरा चाहें, कोई राब्ता करना चाहें, तो उनके लिए यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ आसानी होगी इस लेवल पर भी। जी जनाब, बहुत जी बिल्कुल, हमारा 0800 11 333 हमारी कंप्लेंट हॉटलाइन है।
ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया फारूक अहमद साहब, आपके कीमती वक्त का। आपने बात की भल सफाई के हवाले से, फ्यूचर प्लान्स भी बताए कि किस तरह आपाशी किसानों को फैसिलिटेट करता है। हमारे साथ फारूक अहमद साहब प्रोग्राम में मौजूद थे, जो कि डिप्टी डायरेक्टर कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग रिफॉर्म यूनिट है महकमा आपाशी पंजाब में। और एक दफ़ा फिर हेल्पलाइन नंबर आपके लिए दोहरा देते हैं। कोई शिकायत हो, सही भल सफाई ना हो रही हो, कोई इशू हो, तो आप महकमा आपाशी पंजाब से रब्ता कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 0800113333, और इस पर भी जो है अभी उन्होंने गाइड किया कि आप हमारी वेबसाइट के थ्रू भी इंदराज करा सकते हैं शिकायत का, या इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी अपनी वीडियोस भेज सकते हैं 0310050333। अब एक दफ़ा उर्दू में भी बता दें, 0310050333, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सुबह पाकिस्तान में अगर आप शिरकत करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप अपने इलाके की कुछ भी अच्छी सी, और अपनी अगर आप क्रिएटिविटी है, जैसे हमारे भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं और किसी न किसी स्पेशलिटी की वजह से पार्टिसिपेंट्स आते हैं, तो आपकी पार्टिसिपेशन भी हो सकती है बगैर ट्रैवल किए, बगैर सफ़र किए। अगर आप गाते भी अच्छा हैं तब भी आप अपनी वीडियो भेज सकते हैं। बिल्कुल जनाब, कुछ भी मुनफरिद अगर आपके इर्द गिर्द हो रहा है तो आप हमें दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। हम सुबह पाकिस्तान में सैर करेंगे पूरे मुल्क की आपके ज़रिए। और सुबह पाकिस्तान का फेसबुक पेज भी आपको ये सामने हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। सुबह पाकिस्तान के नाम से हमारा पेज है, इंस्टाग्राम भी, बिल्कुल जनाब, एक्स पर भी हम हर जगह मौजूद है। वो कहते हैं ना, जो आना चाहो हज़ार रस्ते, तो हज़ार रस्ते हैं हम तक आने के। लेकिन अब वक्त हुआ है न्यूज़ ब्रेक का, उसके बाद वापस आते हैं। सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक के बाद हम और एनर्जेटिक होके आए हैं, क्योंकि अब जिस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं वो बड़ी डिफरेंट है। और रिजवान, ऐसे बड़ा मज़ा आता है जब हम किसी ऐसे गेस्ट को इनवाइट करते हैं जो हमारी ही फ्रेटर्निटी से हो, हमारी ही फील्ड से हो, लेकिन वो एक फील्ड से नहीं, मल्टीपल फील्ड से मुंसलिक है और बहुत डाइवर्स भी है ना रिजवान? बिल्कुल, और ये तो होता है, इंसान को अल्लाह ताला ने डाइवर्स बनाया है कि वो जिस फील्ड में जाना चाहे और जो उसका पोटेंशियल हो, वो उसमें थोड़े से स्किल सीखने पड़ते हैं, फिर उसमें वो उसके लिए कामयाबियाँ मैटर नहीं करती। कामयाबियाँ तो फिर ऐसे नहीं जैसे कि हम एक कदम उठाएं और हर कदम पे कामयाबी होती है। तो 1998-1999 में पाकिस्तान टेलीविज़न को ज्वाइन किया मीडिया की फील्ड में। 2004 में बाकायदा तौर पर न्यूज़ कास्टर का ओहदा संभाला, और फिर उसके बाद पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो सबसे मुश्किल काम है वो किसी ज़बान का अपनी ज़बान में तर्जुमा करना है। बिल्कुल, अपनी ज़बान का तर्जुमा तो आप दूसरों को बता सकते हैं कि हमारे यहाँ ये हमारी इलाकाई ज़बानें हैं और इसका हम अपनी कौमी ज़बान में तर्जुमा कर देते हैं, या फिर एक इंटरनेशनल ज़बान है जो सब जानते हैं उसमें तर्जुमा कर दिया। लेकिन किसी ऐसे मुल्क की कहानियाँ जिसकी ज़बान के बारे में ज़रा लोग ना जानते हों, उसकी कहानियों को मुंतखब करना और फिर उनकी ट्रांसलेशन करना, और ये मानूर एक तरह से ब्रिज होता है कि आप उस मुल्क के कल्चर को अपने मुल्क के कल्चर के साथ ब्रिज कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और फिर आप ये किरदार अदा कर रहे हैं कि लोग आपसे सीख सकें। और इस तरह का किरदार अदा करने के लिए आपको आइडियाज़ भी ब्रिलियंट चाहिए होते हैं। बिल्कुल जनाब, और नॉर्वे की मुंतखब कहानियाँ भी आपने स्क्रीन पर देखा। इस बुक को उन्होंने ऑब्वियसली उर्दू तर्जुमा किया, इसमें क्या था। इसके साथ साथ इटली के शहर मिलान की मेयर ने उनको एजाज़ी शील्ड से भी नवाजा, उनकी जो अदबी खिदमात है उसको मद्देनज़र रखते हुए। इसके साथ साथ कई जो है अफसाने उनका उर्दू तर्जुमा कर चुकी हैं। और 20 साल कबल नॉर्वे जाने वाली शाइस्ता हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है। शाइस्ता हसन न्यूज़ कास्टर भी रही PTV पे, और इसके साथ साथ मुतरजम भी हैं और राइटर भी हैं, गुज़श्ता 12 साल से कम्युनिटी जज भी हैं। सो इतनी ज़्यादा डाइवर्स फील्ड्स के साथ वो मुंसलिक हैं। एनर्जेटिक भी बहुत ज़्यादा, जैसे स्टूडियो में आई हमें अंदाज़ा हो गया। आइए उनसे जानते हैं कि इतना सब कुछ उन्होंने एक साथ कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। शाइस्ता, इतना सब कुछ एक साथ कैसे? कभी कभी मैं खुद भी हैरान हो जाती हूँ कि इतना सब कुछ क्या मैंने किया है। शुरू से ही मतलब ये था कि जो भी चीज़ सामने आई है बस करना है उसको। तो कुछ करने का जज्बा जो है वो फिर सीढ़ियाँ चढ़वाता चला गया। तो बेसिकली जब मीडिया की फील्ड से मुंसलिक थी, फिर आपने जो है राइटिंग की तरफ आई, और फिर लॉ
کیا شروع میں جب میڈیا میں تھی تو تھوڑا سا سوچتی ہوتی تھی کہ یہ کیا اس کے پیچھے ریزن ہوگا, کیا ریزن ہے کہ یہ لا کیا ہے, میں ذرا اس کو پڑھوں, کیونکہ جب میڈیا میں ہوتے ہیں تو ہم بہت زیادہ کیوریس ہو جاتے ہیں چیزوں کو لے کے. یہ ریزن تھا کہ آپ نے آگے جا کے بھی لا کو کنٹینیو کیا, یا حادثاتی طور پہ سم ٹائمز ہوتا ہے ایڈمیشن لے لیا؟ یہ حادثاتی طور پہ ہوا ہے. وہ جو ایک آیت ہے کہ وہ تو عز و من تشاء و تذل من تشاء, کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کرسی پر, اس عہدے پر فائز کرنا تھا. تو چلتے چلتے میں جب ناروے پہنچ گئی تو نارویجن زبان پہلے تو سیکھنا بہت مشکل کام ہے, اور پھر اس کے بعد اس میں لا کا جاننا اور مختلف یہ سب کچھ کرنا. تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں جو ایک سائنس اسٹوڈنٹ تھی میں کبھی جج کے عہدے پر بھی فائز ہوں گی. تو لیکن یہ بس اللہ تعالیٰ کے اس کی قدرت کے کرشمے ہیں جو اس نے مجھے وہاں اس اونچے مقام پر بٹھا دیا, اور آج میں جناب ان خیالات کا اظہار مرتضیٰ سولنگی صاحب نے پائٹ کی زیر اہتمام تقریب سے کیا. اور ہم بات کر رہے تھے نیوز بریک پر جانے سے پہلے شائستہ حسن صاحبہ سے, جو کہ میڈیا سے منسلک رہی, پی ٹی وی پر نیوز کاسٹر رہی, مترجم ہیں, رائٹر ہیں, کنورٹ کیے انہوں نے سٹوریز کو اردو میں. تو ہم ان سے یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اتنی زیادہ ڈفرینٹ چیزوں میں وہ انوالو ہیں, کہاں سے سٹارٹ کیا؟ اور شائستہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی, میڈیا کی فیلڈ سے آپ منسلک تھیں, پھر آپ لا کی جانب گئیں, آپ نے کیمسٹری میں بھی ایم فل کیا ناروے سے. کیا آپ نے سوچا جب آپ ناروے گئیں پاکستان سے پہلی بار, اور آپ کیا لگا آپ کو تھوڑا سا انجوائے کرنا چاہیے یا نہیں, میں نے اپنے ملک کو پے بیک کرنا ہے؟ انجوائمنٹ ساتھ ساتھ چلتی رہی ہے. ناروے ایک ایسا کنٹری ہے کہ جہاں پر آپ کام بھی کرتے ہیں اور انجوائے بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ میں یہ کہوں گی کہ میں نے جو بھی کام کیا ہے اس کو انجوائے کر کے کیا ہے. تو انجوائمنٹ جو ہے وہ آپ کی لائف پوری اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک انجوائمنٹ ہی ہے, لیکن آپ کو اس میں انوالو ہونا پڑتا ہے. آپ اپنے غموں کو بھی انجوائے کرتے ہیں, صرف خوشیوں کو ہی نہیں انجوائے کرتے, کیونکہ جب آپ اس غم سے, اس فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس سے گزرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ سب کچھ جب آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہاں پر آپ ایسے کر رہے تھے, اور اگر آپ نے اس چیز کو بھرپور طریقے سے ٹیکل کیا اس پرابلم کو تو پھر بعد میں آپ انجوائے کرتے ہیں. کہتے ہیں نا غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. بالکل. اور خیر جب ہم بات کرتے ہیں کلچرز کی, پاکستان کا کلچر اور ناروے کا کلچر بہت دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. وہاں پر جا کے بہت سارے لوگوں کو تو ایڈجسٹ ہونا ہی بہت مشکل لگتا ہے. پھر اگر وہ پڑھائی کے لیے جا رہا ہے, اسکالرشپ کے لیے جا رہا ہے, یا پھر نوکری کے لیے, جاب کے لیے بھی جا رہا ہے, کاروبار کے لیے بھی جائے, تو آپ نے وہاں کی کہانیاں پہلے پڑھی پھر ان کو ترجمہ کیا. اتنی متاثر کن کہانی ہے وہاں کی. واقعی اتنی ہی متاثر کن کہانیاں ہیں, اور ان کہانیوں میں زیادہ تر عورت کے بارے میں ہے کہ عورت جو ہے وہ کس کس سٹیج سے گزرتی ہے اپنی زندگی میں, اور وہاں پر بھی عورت کا کافی استحصال ہوتا رہا اور اس چیز کو انہوں نے دکھایا. لیکن فرق یہ ہے کہ آپ محسوس کیا کرتے ہیں. اگر آپ اس استحصال میں خوش رہ رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے شاید یہی میری قسمت ہے اور مجھے اسی طرح سے چلنا ہے, تو پھر وہ استحصال جو ہے وہ آپ کو استحصال نہیں لگتا. لیکن جہاں پر آپ استحصال محسوس کرنا شروع کر دیں اور آپ اس کے بعد اس پر آواز بھی اٹھائیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ کو محسوس کرنا ضروری ہے, اور محسوس کرنے کے بعد آپ کو اس کے لیے کھڑے ہونا ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آگے. تو آپ نے جو کلچرز کا بیریئر دیکھا اور اس میں ایک برج کا کام کیا, کچھ چیزیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں معاشروں میں سیم ہی ہو رہی ہے, اس سے آپ کو کیا فیل ہوا آفٹر دیٹ؟ آپ کو کیا لگا کہ کیا میں نے عورت کو بتایا کہ تمہیں پوری دنیا میں ایک ہی طریقے سے دیکھا جا رہا ہے, یا پوری دنیا تمہارے لیے آواز اٹھا رہی ہے تمہیں امپاور کرنے کے لیے؟ کیا دیکھا آپ نے؟ ہاں, ناروے میں جا کر مجھے محسوس ہوا بہت ساری چیزیں جو میں شاید یہاں پر رہ کر محسوس نہیں کر پائی تھی, وہاں جا کر مجھے پتہ چلا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے. ڈیوٹیز کا تو آپ کو ہر کوئی بتاتا ہے, لیکن آپ کو اپنے رائٹس کا نہ تو کوئی بتاتا ہے اور نہ ہی آپ کو پتہ ہوتا. آپ کو اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے. تو وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ میں بھی ایک انسان ہوں اور میرے بھی بہت سارے رائٹس ہیں.
تو فرق تو بہت زیادہ پڑا. irrespective of gender, انسان تو ہوں اور فیلنگز بھی ہر انسان والی ہیں, اسی طرح درد بھی محسوس ہوتا ہے. بالکل. تو ایسا نہیں ہے کہ سم ٹائمز ہوتا ہے کہ خواتین پہ ہم ایک برڈن رکھ لیتے ہیں, اچھی عورت وہ ہے جو صبر کرے. بالکل. سو وہ نہیں ہے. اچھا انسان ہے جو صبر کرتا ہے. صبر اور جبر میں بھی پھر فرق ہے. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو شائستہ صاحب اب ترجمہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, خاص طور پر جب ہم ایکسپریشنز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں تو وہ کہتے ہیں نا کہ کیا کہنے کا بھی انداز بہت سارے ہیں, اور جب ترجمہ کرنا ہو تو پھر ٹیکنیکلٹیز اور کلچر کو سمجھنا, ڈیپلی سمجھنا بڑا مشکل ہے. جی ہاں بالکل. ترجمہ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس جگہ پہ رہنا اور اس جگہ کے کلچر کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اس کے بغیر بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو کہ وہاں پہ متروک ہو چکی ہیں. کیونکہ میں نے جو جس کتاب کا ترجمہ کیا ہے اس میں 100 سال پہلے کا کلچر دکھایا ہوا ہے, یعنی پہلے پرانا ناروے کیسا ہوتا تھا. یہ آج کے ناروے کی کہانیاں نہیں ہیں, یہ 100 سال پہلے کے ناروے کی کہانیاں ہیں. اور بہت ساری وہاں کی جو کلچرل چیزیں ہیں وہ بھی متروک ہو چکی, تو ان کو سمجھنے کے لیے مجھے ان کے گاؤں میں دور دراز جگہوں پہ جانا پڑا, ان کے جو بڑے بوڑھے بزرگ ہیں ان سے ملنا پڑا, اور ان سے وہ ان ساری چیزوں کا مجھے جو ہے ڈیٹیل میں معلوم کرنا پڑا کہ یہ سب کیا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو لفظوں میں جب سمو کر اور اپنے احساسات اس کے اندر پروتے ہیں تو وہ چیز جو ہے واقعی ایک مترجم جو ہے اس کے لیے ایک پل سے راہ عبور کرنے کے مترادف ہے. تو رسپانس کیا رہا وہاں پر لوگوں کا, خاص طور پر جب ہمارے ہاں اگر ہماری کوئی انگریزی کا, اردو کا, پنجابی کا, سندھی کی کسی کہانی کا ترجمہ کرتے ہیں انگریزی میں تو اس پر بڑے بڑے لوگ اپریسیشن ہوتی ہے, تقاریب رکھی جاتی ہے. تو ناروے میں آپ کے اس کام کو کیسے دیکھا گیا؟ ناروے میں میرے کام کو وہاں کی جو اوسلو کی میئر ہیں ماریانے برگن, انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا اور بہت جلد اس کے اوپر انہوں نے تقریب بھی رکھی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ پھر جو میری کتاب ہے اس کا دباچہ جو ہے وہاں کے کلچر منسٹر ہیں عابد راجہ, انہوں نے لکھا. تو میرا خیال ہے کہ میری کتاب کو بہت زیادہ اپریسیشن ملی ہے, اور اس کے علاوہ مجھے انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی زندگی کی کہانی جو ہے وہ بھی لکھوں, اور تاکہ ناروے کے لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کس طرح سے رفتہ رفتہ کن کن ترقی کی منازل کو طے کیا, اور ایک عورت ہونے کے باوجود اور بہت سی رکاوٹیں ہونے کے باوجود ان سب کو عبور کر کے اور میں کس طرح سے کہاں پر پہنچی. تو یہ ان کے لیے باعث دلچسپی. شائستہ صاحبہ, کتنے عرصے بعد ناروے جانے کے آپ نے زبان سیکھی اور کلچر کو سمجھ کے کتنے عرصے بعد آپ نے ترجمہ سٹارٹ کیا؟ کیونکہ زبان سیکھنا, کلچر کو سمجھنا, ڈائنامکس سمجھنا, پھر ٹریڈیشنل سوسائٹی کی طرف جانا کہ پہلے کیا ہوتا تھا 100 سال پہلے, کتنا ٹائم لگا اس سب میں؟ ہاں یہ بڑی آپ کہہ سکتی ہیں کہ حیرت انگیز بات ہے کہ جب آپ بچے ہوتے ہیں تو بچوں کے لیے ایک زبان کو سیکھنا بہت آسان ہے, لیکن جب آپ ایک میچور ایج میں جاتے ہیں تو اس وقت زبان سیکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. لیکن وہاں کے لوگ بھی اس بات پہ حیران تھے کہ میں نے صرف 6 ماہ میں اس زبان پہ عبور حاصل کر لیا تھا. 6 ماہ میں بس؟ جہاں پہ لوگ صرف 6 ماہ میں ایک بگنر لیول کی جو ہے کورس کرتے ہیں کسی بھی اسپیسیفک لینگویج کا, ویزا مل جائے, اس طرح کا کورس ہوتا ہے. ہاں اس طرح کا کورس ہوتا ہے, لیکن میں وہاں پہ عبور حاصل کر چکی تھی. زبردست. تو اب بطور کمیونٹی جج بھی آپ خدمات سر انجام دے رہی ہیں. جی بالکل. یہ کتنا مشکل کام ہے؟ ہاں فیصلے کرنا تو واقعی مشکل کام ہوتا ہے, کیونکہ بعض اوقات ہمیں مجرموں پہ ترس آ جاتا ہے. بعض اوقات ہمیں مجرموں پر ترس بھی آ رہا ہوتا ہے, بالکل آ رہا ہوتا ہے, لیکن وہاں پر لوگ اس قدر سچائی سے اپنے جرم کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھ کر خوشی بھی ہوتی ہے, لیکن یہ کہ جرم تو بہرحال جرم ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ جو واجب ہے وہ تو دینی ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ شائستہ صاحبہ کہ ڈفرینٹ فیلڈ سے منسلک رہی, شاید یہاں پہ آپ PhD میں آپ کا ایڈمیشن ہو گیا تھا تبھی آپ کو فوراً وہ جو کہتے ہیں نا پڑھائی والا مائنڈ تھا تو فوراً لینگویج آپ کو سمجھ بھی آ گئی. خواتین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گی جو آفٹر میرج یہ سوچتی ہیں کہ اب بس نہیں, اب نہیں پڑھنا, اب بچے پڑھیں گے, اب میں نے نہیں پڑھنا, یا یہ سوچتی ہیں کہ بس اب ٹائم گزر گیا, یہ ناٹ ایون آفٹر میرج, ایک اسپیسیفک ٹائم کے بعد یہ کہتی ہیں کہ اب وہ دماغ نہیں رہا کہ اب میں آگے پڑھ سکوں یا پے بیک کر سکوں, اب ایک نارمل جاب ہے 9 to 5 اینڈ دیٹس اٹ, اسی طرح زندگی گزاریں گے, اور یہ تھوڑا بورنگ بھی ہو جاتا ہے, لیکن آپ کو دیکھ کے انسپریشن بہت ملی ہے, کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟
हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ख़वातीन जो हैं, ख़वातीन ही क्या मर्द हज़रात भी जो भी हैं, आप एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में अपने दिमाग का मुकम्मल इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। बहुत सारे लोग तो शायद 1% भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो जब अल्लाह ताला ने हमें 2 आँखें दी हैं, 2 कान दिए हैं, हमें दिमाग दिया है, हाथ पाँव दिए हैं, तो उनका इस्तेमाल करते हुए हमें इस दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद बनना चाहिए। और मैं शायद अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक लड़ती रहूँगी और कुछ ना कुछ करती रहूँगी। आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे और आप इस तरह से बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बनती रहें। बहुत शुक्रिया शाइस्ता हसन साहिबा, आपसे अच्छा लगा मिलकर और बात करके। और बहुत सारे लोग यकीनी तौर पर जो ये सोचते हैं कि हम क्या करें, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं और हम क्या करें, अब हम क्या करें, इतना तो कर लिया, अब हम क्या करें। एक बार जिन्ना था उसमें जो कुटा था, मुझे काम बताओ मैं क्या करूँ। और उसमें तो खैर उसका शौक खाने का होता था, लेकिन फिर भी वो ये था मुझे काम बताओ मैं क्या करूँ। तो कुछ लोगों को काम बताना पड़ता है कि क्या करें, और कुछ लोगों के लिए काम कम पड़ रहे होते हैं कि उन्हें और क्या करना है। वो कहते हैं ये भी मैं कर लूँ, वो भी मैं कर लूँ, ये भी मैं कर लूँ, वो सारे काम करना चाहते हैं। वो कहते हैं ना हर फर्द मौला बनना चाहते हैं। सो बेसिकली कुछ लोग हैं जिनका नाम हिस्ट्री में हमेशा रहेगा, जिनका नाम हमेशा हमारी ज़ुबानों पर रहेगा, उनकी लेगेसी के वजह से, उनकी पोजीशन की वजह से, या कहते हैं कि उनकी सुपरमेसी की वजह से। और अगर किसी को कहना भी हो कुछ, किसी के ऊपर तंज करना हो, तब भी ऐसे लोगों का जिक्र आता है कि बड़े लोगों को वहाँ पर शामिल किया जाता है, उनका नाम शामिल किया जाता है कि आप बड़े प्रिंस चार्ल्स हैं ना जो आपकी बात मानी जाती है, या फिर आप बड़ी मलका विक्टोरिया हैं जो आपके लिए हम यहाँ पर फूल जाए बिछा रहे हैं। समटाइम्स हम अपनी तस्वीर के साथ भी लिख देते हैं क्वीन ऑफ माय लाइफ। तो अब हम असली क्वीन के हवाले से बात करेंगे, जो कि 1837 से 1901 तक बरतानिया और आयरलैंड की क्वीन रही, असली क्वीन रही, क्वीन ऑफ फेसबुक नहीं रही, असली क्वीन थी। और आज है 22 जनवरी और 1901 में उनकी वफात हुई। 22 जनवरी को उनके हवाले से हमारे पास एक पैकेज है, आइए देखते हैं। मलका विक्टोरिया 1837 से लेकर 1901 में अपनी वफात तक बरतानिया और आयरलैंड की मलका थीं। उनका दौरे हुकूमत 63 साल और 216 दिन था। उनके दौरे हुकूमत को विक्टोरियन दौर के तौर पर जाना जाता है। विक्टोरिया प्रिंस एडवर्ड की बेटी थीं। उन्हें 18 साल की उम्र में तख्त विरासत में मिला जब उनके वालिद के 3 बड़े भाई इंतकाल कर गए। 1887 में बरतानवी सल्तनत ने मलका विक्टोरिया की गोल्डन जुबली मनाई। मलका विक्टोरिया 19वीं सदी ईस्वी में दुनिया की बाअसर तरीन हुक्मरानों में शुमार की जाती हैं। मलका विक्टोरिया का शुमार बरतानिया की तारीख में इंतहाई बाअसर हुक्मरानों में होता है। 22 जनवरी 1901 को मलका विक्टोरिया का इंतकाल हुआ। मलका विक्टोरिया के हवाले से आप रिपोर्ट देख रहे थे, कब से कब तक वो मलका रही, कब तक उनकी जो है वो कायम रही सल्तनत, और उसके अलावा उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी। अब हम प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज है मंडे को होते हैं मज़हर शहजाद साहब हमारे साथ, कार्टूनिस्ट हैं और ज़िंदगी की हकीकतों को एक तस्वीर में बयान कर देते हैं और बड़े फ़नी अंदाज में बयान करते हैं, है ना। कार्टून्स तो वैसे भी इनके जहन में जब भी हम बात करते हैं कार्टून्स हैं तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ ऐसा है जो फ़नी है, और बहुत सीरियस मैसेजेस फ़नी अंदाज में पहुंचाना एक तो आसान भी हो जाता है, डिल्यूट भी हो जाता है, और फिर बहुत सारे लोग जो है वो नाराज़ भी नहीं होते। तो मज़हर शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रिजवान, मानूर, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। मंडे मॉर्निंग, नाइस डे, खूबसूरत टाई, खूबसूरत ड्रेस, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज क्या लेकर आए आप? देखें, ये तो सीक्रेट्स होते हैं मेरे बिजनेस के। आजकल इलेक्शन का वैसे कुछ हल्का सा हिंट तो दे दिया करें ना। इलेक्शन का ज़माना है, उसी पे कोई ना बस कोई ठीक है, इंशाल्लाह इलेक्शन। ताला करता हूँ। तो इजाज़त? जी प्लीज़ आप स्टार्ट कीजिए, और तब तक हम बात करेंगे इंसान के हवाले से जो जिम्मेदारियां होती है। एक तो हम कहते हैं ना हमारे ताल्लुकात हैं, लेकिन उन ताल्लुकात की कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, और बहुत सारी बातें हम सुनते हैं इंसानी नाते की बुनियाद पर हमने ये किया, और ये नाता क्या है जो हमें जोड़ के रखता है, जो हमें सोसाइटी बनाता है, जो हमें एक मुआशरा बनाता है, जो हमें इंसानियत वाला दर्द सिखाता है कि हम कैसे हमदर्दी कर सकते हैं। बिल्कुल, और अगर कोई दूसरा इंसान किसी मुश्किल में है तो हमारा दिल जो है वो करता है कि हम उसकी मुश्किल को हल करें, और यही शायद इंसान की जिबलत में है कि वो दूसरे इंसान को दर्द में नहीं देख सकता। खून का अतिया करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने देखा कि कोविड में भी बहुत इश्यूज़ ऐसे सामने आए कि जो थैलेसीमिया पेशेंट्स थे उनके लिए खून के अतिया करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसे में बहुत से लोग सामने आए जिन्होंने ये तक कहा कि हम घर से आपसे खून का अतिया लेंगे, आपको किसी कैंप में ना आना पड़े। इसके साथ साथ हम देखते हैं रोज़मर्रा अक्सर औक़ात सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ लिखी जाती है, किसी को खून की ज़रूरत होती है तो नीचे लोगों की लाइन लग जाती है इन कमेंट्स की कि मैं खून देना चाहता हूँ,
क्योंकि कुछ लोग हमारे माशरे में ये समझ चुके हैं कि खून का अतिया करना इंतहाई हेल्दी एक्टिविटी है। खून का अतिया करते हुए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, एहतियाती तदाबीर कौन सी होती हैं जो इख्तियार करनी चाहिए, इसके साथ साथ कौन से लोग खून का अतिया कर सकते हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर आलिया बाबर हमीद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आलिया। वालेकुम सलाम। कैसी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने बिल्कुल सही बात की कि खून का अतिया एक आपको इंसानी जो जिबिल्लत है उसके ऐन मुताबिक है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, और इस हेल्प में अगर किसी की भी हेल्प करें तो उसमें आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। और अगर आप खून दे रहे हैं तो सबसे पहले तो लोग घबरा जाते हैं कि भाई हमें क्या हो जाएगा, चक्कर आ जाएंगे, कमज़ोरी हो जाएगी, खून दे दिया, हम में खून की कमी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाह रही थी कि अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी इतनी अच्छी बनाई हुई है सिस्टम कि हमारे अंदर 4 से 5 लीटर जो खून है उसमें थोड़ा सा लिवर, स्प्लीन वगैरह में स्टोर होता है। यानी जो चल रहा है खून की नालियों में वो तो चल रहा है। अगर उसमें से आप निकालेंगे थोड़ा सा बिटवीन 400 मिल्स तक अगर आप निकाल रहे हैं तो वो जो स्टोर वाला ब्लड है वो वापस उन शरियानों के अंदर आ जाता है। हमारी बॉडी को एक हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, यानी वो बैलेंस की उसमें आ जाता है। तो पहले ये घबराना कि अगर खून निकल गया इतना तो हमें क्या होगा, इसके ऊपर सबको इत्मीनान होना चाहिए कि कुछ नहीं होगा। फिर मानूर आपने कहा कि कुछ लोग, कौन लोग नहीं दे सकते खून, क्या उसमें होती है। तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, हर हेल्दी एडल्ट दे सकता है, जो भी सेहतमंद है वो दे सकता है। अगर मैं इस वक्त सेहतमंद हूँ और मुझे बुखार है तो फिर मुझे नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप ये पहली बात तो ये कि अगर आप उस दिन सेहतमंद हैं तो आप जाइए और जाके ज़रूर खून दीजिए। कुछ चीज़ें हैं जैसे अद्वियात होती हैं जो कि खून को पतला करती हैं, वो ख़ास मखसूस चीज़ों के लिए दी जाती हैं। उन लोगों के लिए हमने कहा है कि वो खून ना दें क्योंकि वो सही क्लॉट नहीं होता। इसी तरह कुछ बीमारियां हैं जैसे अनीमिया है, थैलेसीमिया है, जिसमें ख़ुद खून की ज़रूरत होती है। तो जब आपको ख़ुद खून की ज़रूरत है तो आपको नहीं देना चाहिए। फिर डायबिटीज़ के बारे में, शुगर की बीमारी के लोग बहुत पूछते हैं कि जी क्या हम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं अगर आप इंसुलिन इस्तेमाल नहीं कर रहे तो। सही। जो इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं उनको हम नहीं कहते कि भाई आप जो मेडिसिन ले रहे हैं वो मेडिसिन वाले बिल्कुल ले सकते। बिल्कुल। एक और चीज़ पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहिबा, ख़वातीन अक्सर औकात क्योंकि हमारे मंथली साइकिल ऐसा होता है कि खून की कमी ख़वातीन में नॉर्मली होती है, तो क्या वो ख़वातीन खून का अतिया कर सकती हैं? और इसके साथ साथ जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं, या कोई स्पेसिफिक HB लेवल होता है कि इतना लेवल होगा तो तभी आप खून दे सकते हैं? देखिए बिल्कुल होता है। प्रेगनेंसी में तो आप ये देखें वो ऑलरेडी खून बेबी को दे रही हैं जी। तो दे कांट, सीधी सी बात है, उनको नहीं देना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी एक दूसरे इंसान को खून फराहम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो उनका जो मकसद है कि इंसान की खिदमत करना वो ऑलरेडी कर रही हैं प्रेग्नेंट ख़वातीन जो होती हैं, जो हामला ख़वातीन हैं। HB लेवल आपका नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। नॉर्मल रेंज होती है वो मुख्तलिफ होती है मुख्तलिफ ज़िंदगी के अदवार में। ख़वातीन मंथली साइकिल के दौरान भी अगर दौरान नहीं देना चाहिए बिकॉज़ आपका ऑलरेडी ब्लड लॉस हो रहा है। उसके अलावा बाकी के जो पीरियड है उसमें बिल्कुल दे सकती हैं और देती हैं। और जैसे मैंने आपसे बताया कि एक्चुअली इतना सा तो ब्लड वैसे भी निकाल लो तो बॉडी खुद ही कंपनसेट कर लेती है, तो वो बिल्कुल दें उसमें कोई, लेकिन डॉक्टर साहब अब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि खून देने से आपकी सेहत ठीक हो जाती है। अगर आपको भूख नहीं लगती तो आप खून दें, अतिया करें तो आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी, आप फ्रेश होना शुरू हो जाएंगे, आपका जो जिस्म है तरोताज़गी आ जाएगी। खून ना देने से बीमारियां भी लग सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए होता ये है कि हमारा जो खून है वो हर 120 दिन के बाद जो ब्लड सेल बनता है वो खुद ब खुद टूट जाता है। सही। यानी एक नॉर्मल आपका सिस्टम ऐसा है कि अगर आपका खून निकले या ना निकले उस सेल ने तो टूट ही जाना है। ठीक है, तो उसको बेहतर इस्तेमाल कर लीजिए। हाँ, भूख लगने का डायरेक्ट कोई एविडेंस तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जब आप खून देकर आते हैं तो आपको थोड़ी सी डिहाइड्रेशन सा फील होता नहीं है लेकिन आपको फील होता है कि भाई कोई वॉल्यूम थोड़ा सा लॉस हुआ है। पानी वानी पीते हैं, आप महसूस करते हैं हाँ मैं ज़रा तरोताज़ा हो गया हूँ,
پھر جوس ووس بھی پی لیتے ہیں لوگ نا. فوراً انہوں نے خون دے رہے ہوتے ساتھ جوس کے 2 ڈبے دیں گے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو اس سے بھی انسان فیل کرتا ہے, لیکن اس کے ہیں فوائد ہیں. ابھی سٹڈیز ہو رہی ہیں, کچھ سٹڈیز میں تو یہ بھی ہے کہ اسٹروک کی پریونشن, ابھی دیکھیں نا, جب تک ایویڈنس ہاتھ میں نہیں آتی اس وقت تک ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے, لیکن ابھی سٹڈیز ہو رہی ہیں. اور آپ کی بون میرو جو ہوتی ہے یہاں پہ بن رہے ہوتے ہیں سیل, تو اگر بلڈ نکلتا ہے تو بون میرو ایکٹیو ہو کے پھر وہی خون جلدی جلدی بناتی ہے, تو آپ کی بون میرو کی سٹیمولیشن ہو رہی ہوتی ہے. یہ اٹس آلویز اے گڈ سائن. بھوک کے بارے میں آئی ایم ناٹ سو شیور. وہ تو عذرائے تفنن کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ خون دیا ہے, کمزوری ہوئی, تو کمزوری دور کرنے کے لیے تو ہم مائنڈ کانشیس بھی ہوتے ہیں نا کہ اب خون دیا ہے تو زیادہ کھائیں گے تو خون بنے گا, کہیں یہ نہ ہو. تو اچھا, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہاسپٹلز میں طریقہ کار رکھا جاتا ہے کہ ہمیں صرف خون چاہیے, باقی اگر جو اسپیسیفک بلڈ گروپ ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ وہ خون فراہم کر دیں تاکہ بلڈ بینک میں خون آ جائے اور وہ اس کو ایکسچینج کر دیں. ڈائریکٹ خون فراہم کرنا وہ ذرا بہتر ہوتا ہے, یا اس کا جو پروسیسنگ ہوتی ہے اس کے بعد ہی آپ اپنے رشتہ داروں کو, بہت سارے لوگ اس حوالے سے بڑے کنزرویٹو ہوتے ہیں نا کہ نہیں چاہیے ہمارا رشتہ دار ہے تو ہمارا ہی خون لگے گا, باہر کا کوئی خون نہیں ہمیں لینا. تو اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے. دیکھیں ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. خون ایسے ہی نہیں ہوتا کہ فلموں میں ہوتا ہے کہ ادھر سے خون جا رہا ہے ڈائریکٹ دوسرے میں لگ رہا ہے, ایسا نہیں ہوتا. دس از جسٹ اے میتھ. اس کی پراپر پروسیسنگ ہوتی ہے. اکثر تو ایک بیگ خون سے آپ کئی چیزیں کر سکتے ہیں. پیکڈ ریڈ سیل الگ نکل آتے ہیں, پلازما الگ نکل آتا ہے, تو آپ ان کو کئی لوگوں میں استعمال کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ کرنا آئی ڈونٹ تھنک کہ اٹ از فیزیبل, کیونکہ آپ کو یوزلی ایمرجنسی کنڈیشنز میں چاہیے ہوتا ہے خون. تو جو زیادہ ریڈیلی اویلیبل ہے, جو فوری طور پہ آپ کو دستیاب ہے, آپ کو وہی چاہیے ہوتا ہے, اور وہ ہم نے رکھا ہوتا ہے ہمارے بلڈ بینکس میں موجود. اور وہ کیا چیک کر کے رکھا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بیماری یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو پیشنٹ کو افیکٹ کرے؟ بالکل اسکریننگ پروسیس کے بغیر تو ہوتا ہی نہیں. دیکھیں HIV کی ایک زمانے میں پاکستان میں بہت زیادہ لہر آ گئی تھی. ہیپیٹائٹس B بہت کامن ہے, ہیپیٹائٹس C آلدو ٹریٹ بھی ہو جائے اس کے باوجود ہم نہیں ان کو کہتے کہ یہ ہو سکے. کئی بیماریاں ہوتی, سفلس وغیرہ, تو ہم لوگ اسکرین کرتے ہیں. اسکریننگ کا پروسیس ہوتا ہے, اور ہم تو انکریج کرتے ہیں لوگوں کو کہ آپ بلڈ دینے کے لیے آئیے, آپ کی مفت میں اسکریننگ ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ چیزیں نہیں ہیں. ڈاکٹر عالیہ, آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کے گھر میں ایمرجنسی ہوتی ہے, تو ہم خون اس لیے نہیں دے رہے ہوتے کہ یہ فائدہ مند ہوگا, ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنے پیشنٹ کو بچا لیں. بالکل. اس میں اتنے ہم ایگریسیولی خون ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنا گیپ لینا ہے. تو ایک ہیلدی انڈیویجول کے لیے اگر اس نے بلڈ ڈونیٹ کیا ہے تو اگلی دفعہ بلڈ وہ کب ڈونیٹ کر سکے گا, کتنی ڈیوریشن کے بعد؟ دیکھیں منیمم 3 مہینے, کیونکہ میں نے آپ سے ابھی بتایا کہ 120 ڈیز, تو 3 مہینے سے پہلے نہیں دینا چاہیے. اٹس ناٹ سیف. آپ کو خود ہیلدی ہیں تو آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں, تو 3 مہینے سے پہلے نہیں. 3 سے 4 مہینے کا آرام سے گیپ دیجئے. پھر یہ دیکھیں نا, ایک فیملی ممبر ہے تو ایکسٹینڈڈ فیملی, پاکستان میں تو بہت مطلب آپ کے محلے والے بھی انکل آنٹیاں ہوتے ہیں, تو آپ کی اگر محلے میں بھی کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو لائن سے لوگ, جیسے آپ نے بالکل بتایا کہ کتنی نیچے اپیل کے نیچے اتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں, تو ہر آدمی اگر ایک بھی دے رہا ہے پوائنٹ, تو جس بندے کو 100 کی بھی ضرورت ہے تو 100 بندے آرام سے اویلیبل ہو جاتے ہیں. زیادہ تر ویسے ہمیں ضرورت اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ 100 تو میں نے ایسے ہی آپ کو مطلب اوور ایگزیجریٹ کر کے بتایا ہے. 3-4 بوتلیں تو آپ کو ضرورت پڑتی ہے. جو ایکسیڈنٹس وغیرہ جس میں میسو بلڈ لاس ہو رہا ہوتا ہے, زچہ بچہ کے لیے احتیاطاً 1 بوتل فراہمی کا وہ رکھا ہوتا ہے کہ جی ٹو ہینڈ ہو. تو ڈاکٹر صاحب اب تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہیں اور ان کو ڈونیٹ کرنا ہوتا ہے, ہمارے کالجز ہوں, یونیورسٹیز ہوں, ہمارے نوجوان ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ رضاکارانہ طور پر بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. جی جی. اب ان کے لیے بلڈ ڈونیشن ایک ایلیمنٹ کیسا ہے جو انسانیت کی خدمت کی ہم بات کرتے ہیں, پھر جو لوگ بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں اور وہ ریگولرلی کرتے ہیں, ہر 4 مہینے بعد کرتے ہیں, ان کو اپنا HP لیول مینٹین کرنے کے لیے کیا کھانا چاہیے؟ دیکھیں جو ہیلدی خوراک ہے نا, اس میں آپ نے دیکھیں آئرن تو سیب, پالک, کلیجی, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. پھر آپ کو کچھ وٹامنس چاہیے ہوتے ہیں, جیسے فولیٹ
ब्लड के उसमें ज़रूरी होता है, वो होता है ये आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, विटामिन B12 होता है। वैसे ज़्यादातर सब्जियां अगर आप खा रहे हैं ना तो ये प्रीटी मच कवर्ड। उसके साथ थोड़ा रेड मीट का भी वो होता है, लेकिन प्लीज़ इसको ओवरबोर्ड नहीं जाना, पता चले गाउट हो गया वो करते हुए। तो मुनासिब जो हेल्दी डाइट होती है बेसिकली इट्स लाइक हर चीज़ मुनासिब मिकदार में। आप ब्लड डोनेट करें ना करें, आपको ग़िज़ा यही खानी चाहिए, और ये हेल्दी लाइफस्टाइल भी है। एब्सोल्युटली। बिल्कुल जनाब। अब रुख करते हैं मज़हर शहजाद साहब का इलेक्शन से पहले क्या बनाए जी उम्मीदवार वोटर। वाह क्या बात है। ये वाकई सूरत हाल होती है कि किसी का 2 साल पहले भी फौत उधर पहुंच जाते हैं फातह पढ़ने के लिए, उनके किसी बच्चे की सालगिरह वहाँ पे हाज़िर हो जाते हैं गिफ्ट लेके। अच्छा, ये तो इलेक्शन से पहले की सूरत हाल है। इलेक्शन के बाद टोटली उलट हो जाता है। फिर जो कैंडिडेट्स होते हैं या MNA बन जाते हैं, उनको ये बेचारे वोटर ढूंढ रहे उनका मुंह दूसरी तरफ होता है, वोटर कौन की तरफ। मतलब साहब किसी दिन कुछ ऐसा बनाए ना कि कुछ दरमियान में हमें सिचुएशन नजर आए कि ये हालात मुस्तकिल ऐसे हो रहे हैं, ये ना हो कि कभी ये और कभी ये एक जैसे रहें सारे। हाँ नहीं, वो ये हो ही नहीं सकता। इसमें पॉलिटिक्स आपको पता है फिर अजीबोगरीब चीज़ है। इमेजिन तो हम कर ही सकते हैं। आइडियल सिचुएशन है, आइडियल सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया मज़हर शहजाद साहब, आपने जो इलेक्शन की सूरत हाल है और अभी जो करंट सूरत हाल है ना उसकी बिल्कुल सही अक्कासी की है। डॉक्टर आलिया, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आपसे ख़ास तौर पे कोई पैगाम आवाम के लिए जो कि ब्लड डोनेट करते हैं, आजकल हम देख रहे हैं कि हर जगह कैंप्स लगे हैं, किन किन चीज़ों पे हमने फोकस्ड रहना है कि सिरिंज कैसी हो और क्या हो कि हम सेफली सिक्योरली एक हेल्दी तरीके से ब्लड डोनेट कर सकें। इस हवाले से एंड पे कोई पैगाम देंगी? देखिए जी, आप ख़ुद अगर हेल्दी हैं तो आपको चाहिए कि आप जाइए कैंप में, हम खुद देख लेंगे आपको कि स्क्रीनिंग हम कर लेंगे। आपने बस घर से निकलना है। ये जो पहला कदम आप लेंगे ये कितने ख़ानदानों का, कितने घरानों का मुस्तकबिल बचा सकता है, ये सोच के निकलिए और ज़रूर निकलिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आलिया, आप स्टूडियोज़ में हमारे साथ रही और ख़ास तौर पर खून अतिया करना, जैसे कहते हैं ना कि हम खून हमारी पहचान भी होती है और खून हमें अपना बहुत ज़्यादा अजीज़ भी होता है। किसी से मोहब्बत का इजहार भी करना हो ना हमें, तो हम कहते हैं कि ये हमारा खून का रिश्ता है। और खूनी रिश्ते जो हैं वो हज़रत गालिब ने भी कहा था, रगों में दौड़ते फिर रहे कि हम नहीं कायल, जब आँखी से न टपका तो फिर लहू क्या है। लेकिन हम सब पे जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर हम हेल्दी हैं, हेल्दी शहरी हैं, तो अपने ही मुल्क के लोग, अपने ही जैसे इंसान जो थैलेसीमिया का शिकार हैं, किसी मुश्किल में हैं, उनको खून की ज़रूरत है, तो हम खून का अतिया करें। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि आपकी बॉडी में जो खून बन रहा है 120 डेज़ बाद, जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने कहा, वो सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो उसका अतिया करें और अपनी ज़िंदगी में जो अपनी चीज़ें हैं उनके अच्छे तरीके से एक पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें। और खून का सबसे अच्छा इस्तेमाल यही है कि उसको अतिया किया जाए एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद। अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, हमें आप इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे मुलाकात होगी। सुबह पाकिस्तान में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।